सभी को मेरा नमस्ते। इस सत्र की कोई भी चर्चा शुरू करने के पहले मैं एक दो बातों को बता दूं, फिर इसको शुरू करता हूं। मेरे पास कोई सिलेबस या कोर्स नहीं है कवर करने के लिए। अभ्यास की पहली चीज़ ये है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू हो जाए। आपने कितनी सूचना ली गैर महत्वपूर्ण है। मैं इस शिविर की दृष्टि से बात कह रहा हूँ, बाकी अध्ययन सत्रों में मैं ये बात नहीं कहूँगा। तो ये गैर महत्वपूर्ण है कि कितनी सूचनाएं आपने ली। महत्वपूर्ण ये है कि जिन सूचनाओं को आपने लिया उसका क्या किया। ठीक है, ये बात समझ में आती? तो आप पूरे सत्र में एक बात को भी पकड़ें, दो बातों को भी पकड़ें, पर्याप्त है। पर्याप्त है, बशर्ते उसको अपने में उतारने की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाए। और सिर्फ प्रक्रिया समझ में आए नहीं, उसका एक दो कदम कम से कम आप यहाँ रहते हुए चल लें। अगर आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ अभी समझ लेते हैं, घर जाके करेंगे, ठीक, व्यर्थ है। आज तक किसी का नहीं हुआ किसी का नहीं हुआ, ना होगा कभी। होता है तो अभी होता है, नहीं होता है तो कभी नहीं होता है। तो आज और अभी से जिस प्रैक्टिस को आपने कर लिया वो तो समझिए आपने कर लिया। जिसको भी आप ये सोचते हैं कि शाम से करेंगे, कल से करेंगे, वो कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। क्योंकि कल आके फिर वो कल पे चला जाएगा। वो ऐसे ही होता है। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि आप खुली जगह पर खड़े होकर के देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि 3 किलोमीटर बाद आसमान धरती से मिल रहा है कि नहीं। आप 3 किलोमीटर चल लेंगे ना, वो फिर भी 3 ही किलोमीटर दूर रहेगा। अगला 3 किलोमीटर भी चल लीजिए, वो यथावत 3 किलोमीटर दूर बना रहेगा। पूरी धरती का चक्कर लगा के भी आ जाएंगे ना, वो 3 किलोमीटर दूर ही रहेगा। ये समझना ज़रूरी है, ज़रूरी है। कुछ और बारीकियों पर हम बात करेंगे, बट मुझे एक बात ये ज़रूरी लगी जिसको मैंने कह दिया कि सूचना बहुत ग्रहण करने का कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, एक दो बातों को भी, उसको कैसे उतार सकें अपनी ज़िंदगी में। ठीक, एक और बात कहूँगा मैं। हम में से बहुत लोगों को नोट्स बनाने का, लिखने का आदत है, अच्छी बात है, ठीक। बट उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि मानस में चीज़ें स्थिर हो, न कि किताब में। जब आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करने जाते तो किताब का मैनुअल खोल के नहीं उत्तर देंगे, ठीक है। अगर उसने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको ठीक नहीं लगता, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ठहरो पहले मैं मैनुअल खोल के देख लेता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वैसा रिस्पॉन्ड करूँगा तुमको। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जिन बातों को भी हम सुनते हैं, उसको धीरे धीरे अपनी स्मृति में धारण करने के काम को हम कर सकें, ये ज़रूरी है। नोट्स उसके लिए सहयोगी है, किताबें उसके लिए सहयोगी हैं, बुरा नहीं है। लेकिन ये समझना चाहिए कि नोट्स में लिख लेने का कोई बहुत सार्थकता नहीं है अगर उसको हम अपनी स्मृति में धारण करने का काम नहीं करते। तो नोट्स में लिखना व्यर्थ है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मतलब हम दूसरे छोर पे चले जाते हैं कई बार, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है कि स्मृति में चीज़ें धारण रह सकें ताकि वो जीने की जगह पर काम आ सके। ठीक, तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अब सेशन शुरू कर लेता हूँ। ये जो अध्ययन अभ्यास का सत्र है, इसका मुख्य आशय तो ये है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में बदलाव आ सके। तो एक मनुष्य का मनुष्य के रूप में जीने का जो सार्थक स्वरूप बनता है, उसके अनुरूप अपना जीना हो सके, ये आशय है। और जब हम जीने की बात करते हैं तो ये कोई बाहर के ही सिर्फ जीने की बात हम नहीं कर रहे।
बाहर का जीना तो है ही, हमारा परिवार में, समाज में, मित्रों के साथ, प्रकृति के साथ जीना होता ही है, बट जीने का एक बड़ा हिस्सा हमारे अंदर भी चल रहा होता है। हमारे अपने विचारों में, हमारे अपने भाव में, हमारी अपनी स्वीकृतियों में, हमारे अपने विश्लेषण, तुलन, चित्रण की क्रियाओं में हमारा बहुत सारा जीने का भाग होता ही रहता है। बल्कि थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जब हम बाहर कोई क्रियाकलाप कर रहे होते हैं उस समय भी ये अंदर की क्रिया चल रही होती है। जब हम बाहर कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं उस समय भी ये अंदर की क्रिया चल रही होती है। तो ये अंदर का जीना तो निरंतर ही चलता रहता है, बाहर का जीना कभी कभी होता है कि नहीं। तो जब हम जीने को व्यवस्थित करने की बात कह रहे हैं तो ये दोनों की ही बात कह रहे हैं। और इतने सारे सत्रों में आपको धीरे धीरे ये बात पता चल गई होगी कि हमारे सुखी दुखी होने का जो मुख्य लेना देना है वो तो हमारे अंदर के जीने से। बाहर का जीना हमको सीधा सीधा प्रभावित नहीं करता है। हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे भाव में जब तक चीज़ें नहीं बिगड़ती हैं तब तक बाहर की चीज़ें तो बाहर ही खड़ी हैं। एक बार वो हमारे विचार को प्रभावित कर देती हैं, भाव को प्रभावित कर देती हैं, चित्रण को प्रभावित कर देती हैं, विश्लेषण तुलन को प्रभावित कर देती हैं, तो वहाँ से हमारा सुखी दुखी होने का काम शुरू होता है कि नहीं। ये बात समझ में आती? तो हम जब जीने की बात कह रहे हैं तो वस्तुतः बाहर के साथ अंदर ठीक होने की भी बात कह रहे हैं। बल्कि सटीकता से कहें तो अंदर ठीक होने के आधार पर बाहर का ठीक होना है। ठीक। तो ये जो पूरे अभ्यास सत्र है, आधार में तो उसका मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद को रखे हैं। आप सबको पता ही है कि श्रद्धेय ए नागराज जी ने समाधि संयम पूर्वक 1968 में जो है इस पूरी बात से अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में उन्होंने अनुभूत किया और फिर उसको धीरे धीरे भाषा के रूप में एक्सप्रेस करके लोगों तक पहुंचाने के काम को शुरू किया। निश्चित रूप से मैं अगर अपनी स्थिति को देखूं तो इस पूरी बात को समझने के अध्ययन अभ्यास क्रम में हूँ। इसलिए कोई बात अगर हमसे ऊपर नीचे हो भी जाए तो मूल वांग्मय को ठीक मान करके उसके आधार पर चला जाए। तो जितना हमसे बन पड़ता है उतना सहयोग करने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। उसके आगे पुस्तकें हम सबके पास उपलब्ध हैं, उसको लेकर के जितना हम बढ़ सकते हैं आगे बढ़ेंगे। तो प्रणेता आपको पता ही है कि ए नागराज जी ने 1950 में अमरकंटक आकर के इस साधना को उन्होंने शुरू किया था अपने गुरु चंद्रशेखर भारती जी की आज्ञा से। उनकी प्रेरणा उसमें समाहित थी। तो उसके तहत ये पूरे कार्यक्रम का बीज अगर देखिएगा तो वहाँ खड़ा है। ठीक है। ज्ञान की पिपासा देखिएगा तो आदमी में अनादिकाल से, ठीक है, अनादिकाल से उसके खोज के लिए आदमी किसी न किसी रूप में प्रयास करता ही है। तो इस पूरे अभ्यास सत्र का मूल उद्देश्य यह है कि वो ज्ञान हमारे आचरण में उतर आए। जो वास्तविकता है और जिसका हमको एक आभास होता भी है, वस्तुतः हमारा होना उसके अनुरूप हो जाए। ठीक है। तो मैं बाकी सारी स्लाइड्स पर बाद में आऊँगा। मैं तो सबसे पहले अभ्यास के कुछ बेसिक स्टेप पर बात कर देना चाहता हूँ। अभ्यास का फंडामेंटल देखेंगे कि पूरा जो मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन अभ्यास खड़ा है वो किन चीज़ों पर खड़ा है। तो अल्टीमेटली हम अगर अपने बाहर जीने को देखते हैं ना तो दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार दिखाई देता है। ठीक है। शेष प्रकृति के साथ सुविधा के संदर्भ में देखेंगे तो कुछ उत्पादन कार्य दिखाई देता है या सुविधाओं का उपयोग सदुपयोग दिखाई देता है। ठीक है।
इसके अतिरिक्त देखेंगे तो व्यवस्था में भागीदारी के रूप में शिक्षा के आयाम में, स्वास्थ्य के आयाम में, विनिमय के आयाम में हमारी अलग अलग भागीदारी दिखाई देती है। तो मोटे तौर पर अगर बाहर अपने जीने को देखेंगे तो इन जगहों पर बाहर का जीना दिखाई देता है। व्यवहार के संदर्भ में, सुविधाओं के उपयोग सदुपयोग के संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में, और जो समाज की व्यवस्था होती है उसमें भागीदारी के संदर्भ में बाहर का जीना इन बिंदुओं पर टिका हुआ है। अब अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो एक तरीका तो यही है कि हम व्यवहार के ही कुछ नियम बनाएं, कार्य के कुछ नियम बनाएं, भागीदारी के कुछ नियम बनाएं, और कोई नहीं माने तो उसके लिए फिर दंड विधि है, शासन विधि है, जो प्रचलन में दिखाई देता है। ठीक है। इस विधि की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सिर्फ यहाँ पर हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ना बाहर, तो अंदर से अगर उसकी हमारी स्वीकृति नहीं है तो हमको खुद ही वो नहीं जमता, और जिससे कराना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके विरोध में खड़ा रहता है। तो आप किसी का पैर छूने का सोचते हैं, सम्मान का भाव नहीं हो और पैर छूना हो, बहुत कठिन है। ठीक है। सम्मान का भाव हो और पैर छूना हो, बहुत सहज है। ठीक है। अंदर वो भाव नहीं हो, बाहर से वो आचरण करना हो, फॉर्मेलिटी में जाके रह जाता है। मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज आज के दिन उस फॉर्मेलिटी को सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, बट उसको करते हुए अगर देखेंगे तो हमारी खुद की पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। हमारा खुद का ही अंदर और बाहर के बीच एक बैरियर बन जाता है, एक गैप बन जाता है, एक दूरी बन जाती है, कट हो जाता है वो दोनों। तो बाहर हम कितना भी ठीक एक्सप्रेस अपने को कर लें, अगर अंदर से उसको सपोर्ट नहीं मिला हुआ है तो हमारा दुखी होने का तो गारंटी है, हमारे अतृप्ति की तो गारंटी है। और इस विधि से अगर दूसरे किसी से हम करवाने की सोचते हैं ना, तो जब तक हम खड़े रहते हैं तब तक तो हमारे भय से, प्रलोभन से वो करता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे ही हम हटते हैं वो वापस अपने पुराने मोड में आ जाएगा। ठीक है, वो प्रभाव स्थायी नहीं होगा, टिकेगा नहीं, अगर सिर्फ बाहर से इसको बदलना चाहेंगे तो। क्यों नहीं टिकेगा, उसी के लिए ये सारा बात लिखा हुआ है कि बाहर जो भी हम व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, सुविधाओं का उपयोग या भोग करते हैं, यहाँ सारे सार्थक वाले लिखे हुए हैं, निरर्थक वाले नहीं लिखे हुए हैं। तो ये बाहर जो भी हम करते हैं उसका निर्णय पहले हमारे अंदर होता है। उस निर्णय को यहाँ चयन की क्रिया के रूप में लिखा है कि हम पहले अंदर चयन करते हैं, फिर हम बाहर उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं अगर कुछ बोल भी रहा हूँ तो शब्दों का चयन, क्या बोलना है, किस क्रम में बोलना है, वो सब पहले अंदर तय हो रहा है। इस चयन के बिना बाहर ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकता कि नहीं? ये बात समझ में आती? ये चयन भी देखेंगे किस आधार पर होता है, तो हम उसके पीछे बहुत सारा विचार करते हैं कि किस ढंग से कहने से बात ठीक से अगले तक पहुंचेगी। ये विचार करते हैं, उसमें से जो सबसे ठीक तरीका लगता है उसका हम चयन करते हैं। ठीक, किसी से बदला भी लेना होता है ना, वहाँ भी हम ये विचार करते हैं कि किस तरीके से बदला लें तो ठीक से हिसाब चुकेगा, और जो सबसे ठीक तरीका हमको समझ में आता है हम उसका चयन करते हैं। ठीक है ये? तो चयन के मूल में देखेंगे तो विचार है, जिसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस को, तरीकों को फैला करके देखते हैं, और जो उसमें बेस्ट सूटेड समझ में आता है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। विचार देखेंगे कैसे चलता है, तो उसके मूल में भाव है।
तो मेरा अगर आपके प्रति स्नेह का भाव हो तो विचार इसी अर्थ में चलता है कि स्नेह को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मेरा अगर आपके प्रति सम्मान का भाव है, विचार इसी अर्थ में चलेगा कि सम्मान को कैसे एक्सप्रेस करें। मेरा अगर आपके प्रति ममता का, पोषण का भाव है, विचार इसी अर्थ में चलेगा कि आपके पोषण के अर्थ में क्या भोजन बनाएं, कैसे बनाएं। ठीक, ये समझ में आता। उल्टा भी देख सकते हैं। मेरा भाव अगर एक बार आपके प्रति विरोध का हो गया तो सारा विचार इस अर्थ में चलेगा कि इस विरोध को कैसे ठीक से आपके साथ कर लें। मेरा भाव अगर एक बार अपमान का हो गया आपके प्रति तो सारा विचार इस अर्थ में चलता है कि इस अपमान को कैसे ठीक से हम कर लें। तो विचार कहाँ से चलता है उसको अगर देखेंगे तो उसके मूल में भाव है। भाव है। भाव किस आधार पर बनता है उसको अगर देखेंगे ना तो उसके मूल में हमारा कोई ना कोई स्वीकृति है, कोई ना कोई कंसेप्ट, कोई ना कोई डिज़ाइन हमने अपने मानस में फिक्स कर रखा है। अपनी दृष्टि के आधार पर किसी न किसी मान्यता को स्थापित कर रखा है जिसके आधार पर भाव बनता है। जैसे उसके 2-4 उदाहरण मैं दे देता हूँ। मेरा अपना बच्चा है तो स्नेह का भाव नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, ये एक डिज़ाइन है कि हमने एक मान्यता फिक्स करी। क्या मान्यता फिक्स करी? अपने बच्चे के लिए स्नेह, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, हम एक मान्यता फिक्स करते हैं कि जो मेरी बात मानेगा, जो मेरे हिसाब से चलेगा, उसके लिए स्नेह, नहीं मानेगा तो नहीं। तो वही बच्चा जिसके लिए एक दिन बहुत स्नेह हमको अपने में उमड़ता हुआ दिखाई देता है, जब हमारी बात मानना बंद कर देता है, अपने हिसाब से 2 काम कर लेता है, वो सारा स्नेह विरोध में बदल जाता है। ठीक है, वो कुछ भी कर ले, नौकरी अपने हिसाब से कर ले, शादी अपने हिसाब से कर ले। ठीक है, वो सारा स्नेह जो दिखाई देता था पहले वो विरोध में बदल जाता है। क्यों बदल जा रहा है? हमने एक मान्यता फिक्स कर रखी है कि मेरे हिसाब से चलेगा तो हम स्नेह रखेंगे, नहीं चलेगा तो नहीं रखेंगे। यही तो मान्यता है जी। इतना ही तो बात है। वही मित्र जो किसी समय ऐसा होता है कि वह उसके साथ बिना जीना मुश्किल दिखाई देता है, एक क्षण के लिए भी साथ छूटता हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, किसी दिन ऐसा हो जाता है कि वही मित्र देख करके गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ठीक, बहुत सारी दोस्ती को दुश्मनी में बदलते हुए देखे होंगे। क्या हो रहा है? हम कुछ एक अपेक्षा रखते हैं और ये मान के रखे हैं कि हमारी ये अपेक्षा पूरी होगी तब तो हम तुम्हारे साथ ठीक जिएंगे। ये अपेक्षा नहीं पूरी होगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं ठीक जिएंगे। तो इन अपेक्षाओं के पूरा होने पर स्नेह, नहीं होगा तो विरोध। इन अपेक्षाओं के पूरा होने पे सम्मान, नहीं होगा तो अपमान। कि नहीं? ये बात पकड़ में आती कि कुछ निश्चित हमने देखने का नज़रिया बना रखा है, कुछ निश्चित अपनी मान्यताएं बना रखी हैं। उस मान्यता के आधार पर ही हम अगले को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। तो हमारी विचारधारा के लोग होंगे तो स्नेह, नहीं होगा तो विरोध। ठीक है, जैसा मैं जीने का सोचता हूँ वैसा आप भी जीते हैं तो स्नेह, नहीं जीते हैं तो विरोध। हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, जिसको ठीक मानते हैं, आप उसको ठीक कहेंगे तो बढ़िया, नहीं कहेंगे तो विरोध। ये डिज़ाइन समझना ज़रूरी है कि भाव के मूल में हमारा एक दृष्टि, एक मान्यता काम कर रहा है, जो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्रम को एक बार ठीक से पकड़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि अगर ठीक करना है तो ये बेसिक मान्यता या स्वीकृति जो हमारे अंदर बना हुआ है ना, वो अस्तित्व सहज वास्तविकता के अनुकूल है कि नहीं, सच्चाई के अनुकूल है कि नहीं, वहीं से चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर इस रूट पर जाके हम चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, नीचे के किसी लेवल पर उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे, तो वो ऐसा ही है कि हम आधार को ठीक किए बिना ऊपर की बिल्डिंग को ठीक करने का काम कर रहे हैं। अगर उस आधार को ही नहीं ठीक करेंगे तो ऊपर की बिल्डिंग को कितना भी ठीक करिए, प्रॉब्लम बना रहेगा। जो बीज लगा रहे हैं ना, अगर उसी में रोग लगा हुआ है तो पौधे को रोग से बचाना असंभव नहीं तो असंभव से कम भी नहीं। कि नहीं? तो फंडामेंटल जो सारा अभ्यास शुरू होता है वो स्वीकृति या मान्यता को समझ में कन्वर्ट करने से होता है। समझ का मतलब है अस्तित्व की कुछ मूलभूत सच्चाइयों को हम समझ पाएँ, देख पाएँ, महसूस कर पाएँ, जिसके आधार पर हमारा भाव ठीक रह सके, विचार ठीक रह सके, चयन ठीक रह सके और बाहर का एक्सप्रेशन ठीक हो सके। तो ठीक करने का जगह ऊपर से है। नीचे कहीं से भी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसके नीचे किसी भी जगह से इसको ठीक करने का कोशिश करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि एक दबाव अंदर से महसूस होगा, क्योंकि उसकी स्वीकृति नहीं है हमारे अंदर और हम बाहर करने का कोशिश कर रहे हैं, तो दबाव होगा। दूसरे से कराना चाहेंगे, कुछ देर के लिए वो करेगा, जैसे ही आप हटेंगे वो करना बंद कर देगा। थोड़े दिन जो वो करेगा भी, करते हुए अतृप्त रहेगा, क्योंकि उसकी स्वीकृति खुद ही नहीं है उस बात की। आपकी जिस चीज़ की स्वीकृति नहीं हो, मैं आपसे ज़बरदस्ती करा भी लूँ इसलिए कि मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए कि मैं आपका माँ बाप हूँ, इसलिए कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, आप करेंगे भले, ठीक है, भय में, प्रलोभन में, आस्था में, जिस विधि से भी आप करें, बट करते हुए आप अंतर्द्वंद से गुजरते ही रहेंगे। वो डाइकोटोमी अंदर बना ही रहेगा, अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध बना ही रहेगा, और अंतर्विरोध है तो दुख है। तो फंडामेंटल काम जो है ना, वो यहाँ पर अस्तित्व की सच्चाइयों को देख पाने का है। ठीक है? कि हम कहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं उसको अगर देखेंगे ना, तो वहाँ अपने को पहले हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं कि हर किसी के लिए ठीक भाव रखो। हम यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं कि हर किसी के साथ विचार में पूरकता का निर्वाह करो। हम किसी के साथ यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं कि सामने मिलो तो नमस्ते करो, ठीक है, या भूख से कम खाओ, ठीक है, या कम से कम एक पेड़ लगाते हो ज़िंदगी में 10-5 पेड़ तो लगा लो। इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम हम नहीं करेंगे, हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि शुरू कहाँ से करेंगे, आधार किसको बनाएंगे, बिल्डिंग में खड़ा हम किस जगह से होंगे, यहीं से होंगे या किसी ऊपर की जगह से होंगे। ये क्लियर है? किसी को भी मेरी भाषा कठिन लगे, बात कठिन लगे, बेहिचक रोक लीजिएगा। मैंने पहले ही कहा मुझे कोई सिलेबस कवर नहीं करना है, ना कोई हमको बहुत ये है कि इतनी बात सेशन में जानी ही चाहिए। हमारा तो मूल उद्देश्य ये है कि कुछ मूलभूत मुद्दे पकड़ में आ जाएं और उस पर अपना काम शुरू हो जाए। एक बार ये समझ पे ध्यान जाता है ना, तो इसके 5 स्तर हैं। मोटे तौर पर उसको भास, आभास, प्रतीति, बोध, अनुभव ऐसा बांट करके कहते हैं। मैं उसको 2 कैटेगरी दे देता हूँ, एक भासाभास की कैटेगरी, एक उससे ऊपर प्रतीति बोध की कैटेगरी। ठीक है। जब भी हम शिविरों में सामान्य रूप से सूचनाओं को सुनते हैं तो हमको उसका भासाभास होता है। अगर तर्क संगत ढंग से निरीक्षण का प्रयोग करके उसको हम करके देखते हैं तो हमको उसका भासाभास होता है। पहले शिविर में आए हुए व्यक्ति से भी अगर आप पूछिए कि परस्परता में एक दूसरे के साथ जीते हुए तुमको विश्वास का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है कि अविश्वास स्वीकार होता है, उत्तर वो बहुत अच्छे से दे पाता है। उससे पूछिए कि जब तुम्हारे अंदर क्रोध होता है तब तुम सहज रहते हो या जब शांति रहती है तब असहज रहते हो। पहले घंटे के सेशन में भी वो आया हुआ है, उत्तर दे देगा आपको।
मैं अभी भी बिजनौर था, वहाँ मैं रहता हूँ, तो 1-1 घंटे के 3-4 सेशन जो लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं उनके साथ कंडक्ट कर देता हूँ। पहले सेशन में, वो तो स्वास्थ्य के लिए आए हुए लोग हैं, पहले सेशन में भी उनसे ये सवाल पूछिए, उत्तर दे पाते। तो ये जो सच्चाई का भास आभास हमको होता है ना, वो आगे प्रतीति बोध में बदल पाए, ठीक है, उसके लिए अभ्यास की भूमिका है। अगर हमसे पूछेंगे कि अभ्यास का जगह वहाँ पे कहाँ है, तो ये जो भास आभास के रूप में सच्चाई हमको दिखाई देती है, वो प्रतीति बोध में बदल पाए। पिछले सेशन में कोई तदाकार होने के संदर्भ में बात कर रहे थे कि वो तदाकार होना हमारा हो पाए उस सच्चाई के प्रति। मेरी दृष्टि में बिना अभ्यास के वो संभव ही नहीं है। किसी भी वस्तु के साथ तदाकारता अभ्यास मांगता है, तो क्या अभ्यास वहाँ पे ज़रूरी है, उस पे मैं आता हूँ। बट ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अस्तित्व का एक साधारण अनुमान हमको भास आभास की जगह पर बनता है, वो धीरे धीरे बोध में बदल जाए, समझ में बदल जाए, तो नीचे की सभी क्रियाओं को आधार दे पाएगा, वो आधार दे पाएगा। जैसे हमको आपके साथ संबंध जब तक नहीं दिखाई देता है, हम एक तरह से जीने का सोचते हैं। जिस क्षण से संबंध दिखना शुरू होता है, भाव में बदलाव शुरू हो जाता है, ठीक है, बदलाव शुरू हो जाता है। भाव में बदलाव शुरू हुआ तो विचार में बदलाव शुरू हो जाएगा, व्यवहार आचरण में बदलाव शुरू हो जाएगा। वो पूरा क्रम नीचे तक उतर आएगा अगर उस बेस लाइन को हमने ठीक किया है तो। तो यहाँ पर क्या अभ्यास करना है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन उसके पहले 2 बातें और कहूँगा। अभ्यास करते समय ये समझना पड़ता है कि बहुत सारी सूचनाओं का एक साथ अभ्यास नहीं हो सकता। अभ्यास के लिए तो कुछ निश्चित 1-2 बिंदुओं को पकड़ करके उस पर ही अभ्यास को सटीकता से किया जा सकता है। एक साथ बहुत सारी चीज़ों में अभ्यास को शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, ये जो सबसे ऊपर समझ वाला जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको किसी ऐसी मूलभूत सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ने की ज़रूरत है जिसके आधार पर हमारा भाव, विचार, चयन और आचरण ठीक हो सके। तो अगर हम स्नेह के भाव का अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके अनुरूप किसी एक वास्तविकता पर हमारा यहाँ ध्यान होना ज़रूरी है। अगर हम कृतज्ञता के भाव का अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके अनुरूप किसी एक सच्चाई पर हमारा ध्यान होना ज़रूरी है। इसमें मूलभूत बात समझने की ये है कि मान्यता तो हमारे अंदर पहले से बनी हुई है। भास आभास के रूप में एक नई सूचना हमारे पास और आती है। ये जो भास आभास के रूप में नई सूचना हमारे पास आई है, अगर उसके प्रति हमारा सजगता नहीं बना रहता है, हमारा होश नहीं बना रहता है, हमारा अवेयरनेस नहीं बना रहता है, तो वो हमारे भाव, विचार, आचरण, चयन का आधार ही नहीं बन सकता है, आधार ही नहीं बन सकता है। होश में ही जो सिद्धांत हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो जीने में कैसे आएगा। मान्यता तो पहले से है हमारे अंदर, जो भी हमने इकट्ठा कर लिया है इतने दिनों में जीते हुए, उससे तो हम पहले से इक्विप्ड हैं, समर्थ हैं। हमारे तर्कस में वो सारा तो पहले से इकट्ठा है। अभी हम शिविर में, सत्रों में, पुस्तकों में कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। अगर उसको हमने अपनी स्मृति में धारण करके सजगता पूर्वक नहीं रखा है तो ये काम कैसे आएगा आचरण के समय। तो इसलिए जो फंडामेंटल अभ्यास का जगह बनता है ना, वो बनता है स्मृति में कुछ मूलभूत सच्चाइयों को धारण किए रहना। तो ये जो अध्ययन की परिभाषा हम कहते हैं ना, अधिष्ठान की साक्षी में, अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक की गई क्रिया प्रक्रिया,
ये स्मरण में आने का मतलब ही होता है कि किताब और डायरी सब पीछे छूट चुकी है कि नहीं। ये परिभाषा तो देखी होगी ना आपने बहुत बार, ठीक है। तो अधिष्ठान की साक्षी में, अनुभव की रोशनी में ये जो स्मरण पूर्वक क्रिया प्रक्रिया है ना, तो स्मृति में सच्चाइयों का धारण होना जरूरी है। और जिस सच्चाई को आप स्मृति में धारण करके उसके प्रति सजग रहते हैं ना, तो अगर वो सजगता की निरंतरता को आप पा लेते हैं तो बेसिकली उस सच्चाई के साथ आप तदाकार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मानव को जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में देखने की जो सूचना है, ठीक है, ये सूचना को अगर आप अपनी स्मृति में धारण कर पाते हैं, एक तो पहले आपको ठीक लगे, वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अध्ययन पूर्वक वो सारी चीज़ें ठीक लग गई हैं। अब हम अभ्यास की बात कर रहे हैं, ठीक ही नहीं है सूचना आपके हिसाब से, तो पीछे अध्ययन के सत्रों में लौट के उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। बट एक बार अगर हमको लगता है कि ये ठीक है कि मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है और मूल रूप में मैं जीवन हूँ, ठीक है, तो ये सूचना को स्मृति में धारण किए रहना एक मूलभूत अभ्यास है। इस सूचना के प्रति सजगता का अपने में बने रहना ये एक मूलभूत अभ्यास है। और उस सजगता को अगर हमने हर क्षण के लिए पाल लिया तो बेसिकली उस सच्चाई के साथ हम तदाकार हो गए। बेसिकली उस सच्चाई के साथ हम तदाकार हो गए। जब तक वो सूचना रूप में चीज़ें बनी हुई हैं तब तक भाषाभास की जगह हो सकती है, ठीक है। बोध का या समझ का या तदाकार होने का मतलब तो यही है कि वो सच्चाई के प्रति हमारी सजगता हर क्षण की बनी रहती है कि नहीं। आप सजग हो चाहे नहीं हो, सच्चाई उससे नहीं बदलती। आप सजग हैं तब भी मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व ही है, आप सजग नहीं हैं तब भी मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व ही है। सजगता से कोई बदलाव नहीं आता है सच्चाई पर। सजगता से इतना ही होता है कि उस सच्चाई के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है, हमारा जुड़ाव हो जाता है और वो सच्चाई मेरे जीने का आधार बन जाती है। ऐसे ही आपने अस्तित्व को सहअस्तित्व पूर्वक पढ़ने का काम किया है, ठीक है। तो वो सहअस्तित्व अगर स्मृति में टिका हुआ है तो वो हमारे जीने का, भाव का, विचार का, व्यवहार का आधार बन सकता है। तो जैसे अगर मैं अपने लिए देखिएगा तो मैं कई सारे अभ्यासों को ट्राई करके देखता रहता हूँ। तो एक फंडामेंटल अभ्यास है कि ये जो व्यापक वस्तु के रूप में ये खाली स्थान हमको सर्वत्र व्याप्त दिखाई देता है। जिनको भी दर्शन की टर्मिनोलॉजी, एक दो लोग होंगे जिनको नहीं पता हो, थोड़ा धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे हम कनेक्ट हो लेंगे। मैं तो अभी मान के चल रहा हूँ कि सब आपको पता है, तो हम वहाँ से बिल्डअप कर ले रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो व्यापक में, सत्ता में, खाली स्थान या शून्य में जो ये प्रकृति संपृक्त है, जिसमें हमारा भी संपृक्त होना है, आपका भी संपृक्त होना है, इस मूलभूत सच्चाई को हम सहअस्तित्व के रूप में पहचानें। तो ये सहअस्तित्व एक शब्द है ना, इस शब्द के स्मृति में बने रहने से कितनी चीज़ें मेरी स्मृति में साथ में बनी रह जाती हैं, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। कि ये व्यापक में इस प्रकृति के संपृक्त होने के आधार पर अपना संपृक्त होना दिखाई देता है, आपका संपृक्त होना दिखाई देता है, ठीक। इसी एक व्यापक में हमारा आपका संपृक्त होना है, इसीलिए आपके साथ हमको अपना संबंध दिखाई देता है। तो आप संबंध को देख पाएँ चाहे ना देख पाएँ, मैं संबंध को देख पाता हूँ, ठीक है। आप हमको संबंधी के रूप में स्वीकारें चाहे ना स्वीकारें, मैं आपको संबंधी के रूप में स्वीकारता हूँ, क्योंकि हमको ऐसा दिखाई देता है। हमको ऐसा दिखाई देता है, हमको यहाँ दिखाई दे रहा है दीवार है, तो हम तो दीवार ही कहेंगे जी, आप चाहे उसको कुछ भी कह लो। तो उसी एक व्यापक में हम सब के संपृक्त होने के आधार पर आप सभी हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देते ही हैं। जिनसे मिला हूँ वो भी संबंधी के रूप में दिखाई देते,
जिनसे पहली बार मिल रहा हूँ वो भी संबंधी के रूप में दिखाई देते, जिनसे कभी नहीं मिला हूँ वो भी संबंधी के रूप में दिखाई देते, कि नहीं? और ये समझने के लिए हमको अपने आधार पर ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कोई हमको एक एक से जाके पूछने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। ठीक है, तो हमको संबंध दिखाई देता है आपके साथ। ठीक है, और उसको थोड़ा और एक्सट्रीम उदाहरण लूँ ना, तो अगर मैं ये संबंध को देख पा रहा हूँ व्यापक में संपृक्त होने के आधार पर, तो जब आप हमारे साथ सम्मानपूर्वक जीते हैं तब भी हमको वो संबंध दिखाई देता है, जब आप हमारे साथ न्यूट्रल जीते हैं तब भी हमको वो संबंध दिखाई देता है, जब आप हमारे साथ अपमानपूर्वक जी रहे होते हैं ना तब भी हमको वो संबंध दिखाई देता है। क्योंकि हमारे संबंध का दिखना आपके व्यवहार या आचरण पर निर्भर नहीं है। वो किस बात पर निर्भर है? वो इस बात पर निर्भर है कि एक व्यापक वस्तु में मैं अपने को भी संपृक्त देख रहा हूँ, आपको भी संपृक्त देख रहा हूँ। इस सच्चाई पर वो निर्भर है ना जी। वो इस बात पर तो निर्भर नहीं है कि ये हमारे साथ सम्मान करेंगे कि अपमान करेंगे, विरोध करेंगे कि स्नेह करेंगे। हमारा संबंध के दिखने का आधार एक निश्चित वास्तविकता है कि व्यापक में, एक ही व्यापक वस्तु में हमारे और आपके होने के आधार पर हम जुड़े हुए ही वो ऐसा है जैसे एक तालाब में रहने वाली मछलियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती। ऐसे ही उस व्यापक वस्तु में संपृक्त होने के आधार पर वो जो 3 बातें हम लोग डूबा भीगा घिरा होने के आधार पर बार बार कहते रहते हैं, उसका ऊर्जा संपन्न होना, उसका स्वयं में व्यवस्थित होना, उसका समग्र व्यवस्था में भागीदार होना। तो संपृक्तता जब हमको दिखती है तो हमको स्वयं की क्रियाशीलता के लिए किसी पर निर्भरता नहीं है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, स्वयं की क्रियाशीलता के लिए हमारी निर्भरता किसी पर नहीं है, ये बात समझ में आती है। स्वयं की क्रियाशीलता में संगीतमयता के आधार पर हमारा व्यवस्थित होना और सुखी होना है, जिसके लिए भी मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, ये बात समझ में आती है। और इसमें से एक एक बात पकड़ में आ जाए ना तो उसकी कोरोलरी के रूप में, उप सिद्धांत के रूप में बहुत सारी बातें समझ में आ जाती। जैसे अगर हमको अपने लिए ये समझ में आता है कि व्यापक में संपृक्त होने के आधार पर, क्रियाशीलता उपलब्ध होने के आधार पर अगर मैं स्वयं की क्रियाओं में संगीतमयता को, व्यवस्था को स्थापित कर लूँ तो मेरा सुखी होना, तृप्त होना संभव है। ठीक, और अगर कभी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी अपनी जीवन क्रियाओं में संगीतमयता की, व्यवस्था की स्थिति नहीं है। तो इतनी बात अगर पकड़ में आ जाए ना तो हम अपने दुखी होने के कारण के रूप में बाहर के व्यक्ति को, बाहर की वस्तु को, बाहर की परिस्थिति को, बाहर की घटनाओं को नहीं पहचान करके हम अपने जीवन क्रिया में संगीतमयता के अभाव को अपने दुख के कारण के रूप में पहचानते। तो अगर हमको किसी समय दुख हो भी जाए, पीड़ा हो भी जाए, तो उसका कारण के रूप में हम अपने जीवन क्रिया में संगीतमयता के अभाव को, व्यवस्था के अभाव को कारण के रूप में पहचानते हैं, न कि आपको कारण के रूप में पहचानते हैं कि तुमने गाली दे दिया इसलिए दुख हुआ, तुमने ये काम ठीक से नहीं किया इसलिए दुख हुआ, तुमको ये बात कहे थे तुम ये सुने नहीं इसलिए दुख हुआ। अभी देखिए हमारा सारा ब्लेम दूसरे के ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि समस्या के कारण में हम अगले को पहचानते हैं। अगर हमको समझ में आए कि संपृक्तता में जो ये 3 बातें हम कहते हैं, ऊर्जा संपन्न होना, व्यवस्थित होना, समग्र व्यवस्था में भागीदार होना, तो ये व्यवस्थित होने का अभाव है जो मेरे दुख का कारण है। आप मेरे दुख के कारण नहीं हैं, गर्मी दुख का कारण नहीं है, चाय में नमक तेज़ हो जाना, चीनी तेज़ हो जाना दुख का कारण नहीं है, दाल में नमक अधिक या कम हो जाना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है अपने जीवन की क्रियाओं में संगीतमयता का अभाव होना। ये बात ही स्वीकार नहीं हो, अध्ययन में बात करनी पड़ेगी।
मैं तो अभ्यास की बात तब कर रहा हूँ जब ये हमको स्वीकार हो गया है। संपृक्तता में ऊर्जा संपन्न होने की बात, स्वयं में व्यवस्था की बात, समग्र व्यवस्था में भागीदारी की बात। तो अभ्यास अध्ययन के ऊपर खड़ा है। अगर आप अध्ययन से उन मूलभूत सिद्धांतों को ही हटा देंगे तो अभ्यास क्या करेंगे, कैसे करेंगे फिर? ऐसे ही आप देखेंगे ना कि ये जो व्यापक में संपृक्तता है, इसको देखने के आधार पर मैंने एक बात कही कि संबंध समझ में आ जाता है, जुड़ाव हमको समझ में आ जाता है कि हम संबंधित हैं ही, हम जुड़े हुए हैं ही, और वो जुड़ाव हमको दिखता रहता है। ठीक, संपृक्त होने के आधार पर स्वयं की क्रियाशीलता की गारंटी समझ में आती है। ठीक है, और उसमें संगीतमयता या व्यवस्था मेरे सुखी होने का आधार है, जिसके लिए मैं किसी और पर निर्भर नहीं हूँ, ये बात समझ में आती है। ठीक है, इतना भर समझ में आ जाने से संसार के प्रति शिकायत से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सारी शिकायत के मूल में ये है कि मेरे दुखी होने का कारण तुम हो कि नहीं। इसके अलावा शिकायत कहीं से पैदा होता हो तो बताइए। सारे शिकायत का जो बेसिक कारण है वो तो यही है कि मेरे दुख के मूल में तुम हो। आपको किसी से शिकायत कब होती है? देखिए ना पलट के। अपने दुख का, अपनी पीड़ा का, अपनी समस्या का कारण हम जब तक आपको नहीं पहचानेंगे, आपसे शिकायत क्यों होगी हमको? ये बात पकड़ में आती? तो सिर्फ ये जो सहअस्तित्व या संपृक्तता है ना, इतने के ध्यान में बने रहने से ये सारी बातें हमको दिखती रहती हैं, क्योंकि एक बार अध्ययन पूर्वक मैंने इसका विस्तार कर लिया है। ठीक है, अध्ययन पूर्वक ये विस्तार नहीं किए हों तो सहअस्तित्व शब्द सुनने से ये सारा नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक बार अगर अध्ययन पूर्वक हमको ये स्वीकृत हो गया हो और इसका विस्तृत विवरण हमने अपने में स्वीकार लिया है, तो एक सहअस्तित्व शब्द के स्मृति में होने मात्र से ये पूरी सच्चाई हमारे सामने खड़ी रहती है। ऐसा एक एक सूचना के संदर्भ में यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मृति में क्या बात को हम धारण करके रखें तो हमारा जीना कैसा होगा। बेसिकली यहाँ पर सहअस्तित्व अगर समझ की जगह पर रहता है ना, और वो संबंध दिखता रहता है, तो भाव में स्वाभाविक रूप से स्नेह या प्रेम आता है। तो हमारे स्नेह या प्रेम के भाव का आधार क्या है? तो व्यापक में उस संपृक्तता को देखना मेरे भाव का आधार है। आधार है। ये आधार क्यों चुन रहे हैं हम, आप उसको देखेंगे तो ये जो व्यापक में संपृक्त होना है ना, ठीक है, ये निर्भर नहीं है आपके किसी आचरण पर, आपके किसी व्यवहार पर, आपके किसी करने पर। ठीक है, ये निर्भर नहीं है। तो हम एक ऐसी सच्चाई को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो देश के साथ, काल के साथ, परिस्थिति के साथ, व्यक्ति के साथ बदलता नहीं हो। क्योंकि जिस सच्चाई पर खड़े होकर के हम बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, अगर वही बदल जाएगा तो पूरी बिल्डिंग तो अपने आप धराशायी हो जाएगी। तो मध्यस्थ दर्शन की जो ब्यूटी है, वो ब्यूटी ये है कि वो अस्तित्व के बारे में, प्रकृति के बारे में, मानव के बारे में कुछ ऐसी मूलभूत सच्चाइयों को हमको दे देता है, ठीक, जो नहीं बदलती हैं देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति, ये सब के साथ, ये सब के साथ। तो ये जो समझ की जगह पर कुछ मूलभूत सच्चाइयों को स्मरण में रख के उसके प्रति सजग होना महत्वपूर्ण है।
और ये स्मृति कोई मेमोरी नहीं है, याद रखने की चीज़ नहीं है। ठीक है, कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पहले, दूसरे, तीसरे, ये याद रखने की क्रिया नहीं है। ये स्मृति को देखिएगा ना, तो याद रखने की क्रिया नहीं है। ये स्मृति का मतलब है उस बात के प्रति सजग होना, सजग होना। इस स्मृति का लेन देन सजगता से है, होश से है, अवेयरनेस से है। हमको इस क्षण पता है इस बात का और वो मेरे जीने का आधार बना हुआ है, ये इस स्मृति का तात्पर्य है। ये स्मृति सूचनाओं को याद रखने की बात नहीं है। ठीक है, सूचनाएं तो एक तर्क संगत ढंग से अगर आपको स्वीकृत हो जाती हैं, स्वाभाविक रूप से याद रहती हैं। ठीक है, शब्द रूप में न भी आप उसको कह पाएं, अर्थ रूप में आपको उसका पता होता है, पता होता है। ठीक है, हो सकता है आप बहुत सजा के नहीं एक्सप्लेन कर पाएँ, बहुत लॉजिकली नहीं रख पाएँ, बट आपको अर्थ का पता होता है अगर आपने वस्तु के साथ अपने को जोड़ने का काम किया है तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो स्मृति का मतलब है सजग होना, कुछ मूलभूत नियमों के प्रति सजग होना, कुछ मूलभूत सच्चाई के प्रति, कुछ मूलभूत वास्तविकता के प्रति सजग होना। तो जो सार सत्र में हम लोग बार बार संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व को मूलभूत सच्चाई के रूप में प्लेस करते रहते, वो तीनों को भी समेट करके देखिएगा तो व्यवस्था और संबंध भी बेसिकली सहअस्तित्व का एक्सप्रेशन है। सहअस्तित्व में होने के आधार पर ही व्यवस्था और संबंध की बात है। वो जो घिरा होना है वो उसकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो डूबा होना है वो उसकी व्यवस्था में भागीदारी से या संबंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अध्ययन वाली चीज़ों को बहुत एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ ये मान करके कि आपको पता है, बट अगर किसी जगह पर आपको लगे कि उसको एक्सपेंड करना है तो कर सकते हैं। बट फंडामेंटल बात मैं सिर्फ एक कह रहा हूँ कि कुछ मूलभूत सच्चाई के प्रति सजगता हम में बनी रहे, ये ज़रूरी है। और उस सजगता को अभ्यास पूर्वक निरंतरता में पा लेना ही उस सच्चाई के प्रति तदाकार होने का मतलब है। ठीक है, बाबा जी बार बार इस बात को कहते थे कि जीवन में तदाकार होने की क्षमता है ही। एक बहुत सरल उदाहरण है कि जीवन अपने नाम के साथ तदाकार रहता है। ठीक है, तो आप कुछ भी बात कर रहे हैं किसी के साथ, आप अपने नाम के, आपको पता है। ठीक है, सोए में भी उठा के पूछे तो आप बता देंगे। ठीक है, ये स्मृति का तात्पर्य है यहाँ। ठीक है, स्मृति का तात्पर्य ये नहीं है कि आप मेमोरी में कुछ चीज़ों को डाल के जीवन की 122 क्रियाओं को रखे हुए हैं। ठीक है, वैसा रखेंगे तो 15 दिन रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अगर वो वाली मेमोरी रखे हैं ना तो 15 दिन रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, महीने भर ध्यान नहीं देंगे तो सब गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ सच्चाई के प्रति सजगता का मतलब है कुछ मूलभूत वास्तविकताओं के प्रति होशपूर्ण होना, होशपूर्ण होना। आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, आपको होश बना रहता है। ठीक है, जैसा नाम के प्रति तदाकारता है ना, ऐसा आप ढूंढने जाएंगे तो 20 चीज़ें ऐसी मिलेगी आपको जिसके प्रति हम पहले से तदाकार हैं। ठीक है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो तदाकारता जो है वो जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ ये 2-4 बिंदु को पकड़ के इनके प्रति तदाकार हो जाएं हम, तो तदाकार होने की प्रवृत्ति तो शैशवावस्था से ही है, बचपन से ही है। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि तदाकार किसी और जगह पे हो रहे हैं, होना किसी और जगह पे। तो शरीर के साथ तदाकार हम ही। ठीक है, जाने अनजाने वो बात हमारे मानस में बैठी हुई ही है कि पैर में होने वाला हर दर्द हमको अपने में होने वाला दर्द लगता है। ठीक है, क्योंकि हम शरीर के साथ तदाकार हैं। ठीक,
अभी फंडामेंटल बात ये कह रहे हैं कि जीवन कुछ मूलभूत सच्चाइयों के प्रति तदाकार हो जाए तो वो उसके जीने का आधार बन सकता है। अगर उन मूलभूत सच्चाइयों के प्रति तदाकार होने का काम नहीं होता है तो ऐसा है कि आपके पास बाकी सब चीज़ें हों लेकिन वो नहीं हो जो चाहिए, तो क्या फ़ायदा। ठीक, आपको भूख लगी हो, संसार का हर काम आपको आता हो खाना बनाने को छोड़ के, ठीक है, तो आपके उन कलाओं का क्या फ़ायदा। आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती हो, बहुत अच्छा आर्ट आता हो, बढ़िया घर बनाने आता हो, ठीक, लेकिन आपको खाना बनाने नहीं आता और ज़रूरत उसकी है, ठीक, तो क्या करेंगे। तो तदाकारता कुछ निश्चित सच्चाइयों के प्रति हो जाए, ये फंडामेंटल ज़रूरत है, ठीक, ज़रूरत है। और वो तदाकारता होने के लिए ही अभ्यास चाहिए, अभ्यास चाहिए। और अभ्यास एकदम सिंपल है। जिस वस्तु के प्रति तदाकार होना चाहते हैं उस वस्तु को अपने होश में सतत बना के रखना, बना के रखना। और ये होश में बना के रखना सिर्फ जो है सच्चाई के प्रति सजग होना है। जैसे आप मानव हैं, मेरे जैसे ही हैं, ठीक, इस बात को मैं ध्यान दूं चाहे ना दूं, आप रहते तो वैसे ही हैं, तो मेरे ध्यान देने न देने से कोई सच्चाई नहीं बदलती, ठीक, नहीं बदलती। अगर मैं इस बात पर ध्यान बना के रख पाता हूँ कि आप मानव हैं, मेरे ही जैसे हैं, जैसा मैं शुभ को चाहता हूँ वैसा आप भी शुभ चाहते हैं, ठीक, अपना भी हमारा भी, तो ये बात अगर मेरे ध्यान में बनी हुई है तो आपके हर क्रियाकलाप को मैं इसके साथ देखता हूँ, ठीक। ये उदाहरण नहीं समझ में आए तो उल्टा समझ लीजिए। अगर आपका किसी के प्रति विरोध हो जाए ना, उसकी कोई भी बात को सुनते हैं ना तो एक निगेटिव इंटरप्रिटेशन के साथ ही सुनते हैं। ये दिखाई देता कि हमारा किसी के प्रति विरोध हो जाए, ठीक, तो उसकी जो भी बात हम सुनते हैं ना उसके साथ एक निगेटिव इंटरप्रिटेशन हमारा जुड़ ही जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सारी बात को सुनते हुए मैं इस बात के प्रति सजग हूँ कि वो मेरा विरोधी है कि नहीं। सजग है तभी तो कर रहे हैं जी, नहीं तो कैसे कर लेते। तो हम कोई रटते नहीं रहते हैं कि तुम मेरे विरोधी हो, तुम मेरे विरोधी हो, तुम मेरे विरोधी हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है स्मृति में बना के रखने के लिए, ठीक। वो बना रहता है, उस बात के प्रति ध्यान बना रहता है। इतना ही है कि ये नकारात्मकता की सारी चीज़ों का अभ्यास जाने अनजाने हमने कर लिया है, हमसे हो गया है। सकारात्मकता की चीज़ों का अभ्यास हमको होशपूर्वक करना है, इतना ही बात है। तो एक बार अगर मेरे ध्यान में ये बात बनी रहती है कि आप मानव हैं, मूलतः अपना शुभ चाहते हैं, हमारा शुभ चाहते हैं, तो जिन परिस्थितियों में अभी हमको गुस्सा आ जाता है, विरोध आ जाता है, झगड़ा आ जाता है, ठीक, चीर हो जाती है, नफरत खड़ा हो जाता है, उस जगह पे भी अगर हमको ये बात दिखती रहे कि मूल में आप हमारा शुभ चाहते हैं, तो हमारा भाव क्या बनेगा आप खुद ही देखें। जितना आसान अभी लगता है ना कि गुस्सा आ जाता है, उतना आसान आपको लगेगा कि स्नेह आ जाता है, ठीक। ध्यान सच्चाई पर होने की ज़रूरत है, ध्यान उस सच्चाई पर बने रहने की ज़रूरत है। हमसे चूक बार बार ये होती है कि स्मृति से वो सच्चाई ही हट जाती है, हट जाती है। तो वो फंडामेंटल सच्चाई पर हमारा ध्यान बना रहे, विद्या में अभ्यास का ये पहला जगह है और फंडामेंटल जगह है। और जिन सच्चाइयों को आप अपनी स्मृति में धारण करके रखेंगे, उसके प्रति सजग होने का काम करेंगे, धीरे धीरे जीवन उसके प्रति सजगता की निरंतरता को पा लेता है। वही उसके साथ तदाकार होने का मतलब है। तो कुछ मूलभूत सच्चाइयों को पकड़ के उसके प्रति तदाकार होने की बात है।
अंततो गत्वा जितनी भी सच्चाइयों का डिटेल हम पढ़ते हैं, ये सब अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने का विस्तार है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने का विस्तार है। तो एक बार ये विस्तार अगर आपके मानस में क्लियर हो जाए तो सहअस्तित्व रूपी सच्चाई को ध्यान में रखना ही पर्याप्त है। पर्याप्त, क्योंकि ये अगर यहाँ सहअस्तित्व ध्यान है तो सहअस्तित्व के भाव का नाम ही स्नेह या प्रेम है। स्नेह और प्रेम के साथ जो विचार होगा वो परस्पर पूरकता का ही होगा, सहअस्तित्व का ही होगा, अन्यथा क्या होगा। परस्पर पूरकता के साथ जो विचार होगा, जो आचरण होगा, वो दूसरों के लिए सहयोगी या पूरक ही होगा, अन्यथा क्या होगा। तो फंडामेंटल सच्चाई को स्मृति में धारण करके रखना एक मूलभूत ज़रूरत है। और धारण करने का मतलब उसके प्रति सजग होना, सजग होना, ऑब्जर्वेशन में उस बात का बने रहना, बने रहना। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो मैं किस बात पर ऑब्जर्व करूँगा, ये मेरा निर्णय है, ये मेरा निर्णय है। एक आपके ऑब्जर्वेशन का ढंग ये भी हो सकता कि आप जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, जिस तरह की घड़ी लगाए हुए हैं, ठीक है, उसको मैं ऑब्जर्व करूं। ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन का ढंग ये भी हो सकता कि आपका चेहरा, आँख, कान, नाक, बाल, इसको मैं ऑब्जर्व करूं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है। अगर मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देना है तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन किस काम के हैं, चाहे मैं कितना भी कर लूँ। ये बात समझ में आती है कि ऑब्जर्वेशन तो है, व्यर्थ है, किसी और जगह काम आ सकता है। ठीक है, आपका ये कपड़ा कैसा फिट हो रहा है, ठीक है, बाज़ार में ख़रीदते समय जब आप पूछेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन किसी काम का हो सकता है। हमारे चेहरे पर कोई दाग तो नहीं लगा हुआ है, घाव भर गया कि नहीं, ये आप पूछेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन काम का हो सकता है। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए या आपके साथ व्यवहार करने के लिए इस ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन तो हम सब करते ही रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ करना बनता है अस्तित्व सहज ढंग से, वहाँ नहीं करके कहीं और कर रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन का ढंग है अगले को उसके कपड़े के आधार पर, ठीक है, जूते चप्पल के आधार पर देखना। एक ऑब्जर्वेशन का ढंग है उसके शरीर के आधार पर उसको देखना। एक ऑब्जर्वेशन का ढंग है कि आप किस भाव से, किस विचार से, किस व्यवहार से मेरे साथ प्रस्तुत होते हैं, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन का ढंग ये भी हो सकता है कि मानव के रूप में आप मूलतः जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में हैं। जीवन के रूप में आप हमारे जैसे ही हैं। मूलतः आप शुभ को अपने लिए भी चाहते हैं, हमारे लिए भी चाहते हैं। ठीक, आत्मा के रूप में मध्यस्थ क्रिया आप में भी एक जैसी विद्यमान है, इसको भी तो हम देख सकते हैं कि नहीं। अगर हमने दर्शन को पढ़ा है, वास्तविकताओं को ऑब्जर्व किया है, इस आधार पर हमको तर्क संगत ढंग से ये बात अपने लिए अगर स्वीकार हो गई है, तभी अभ्यास की बात हो सकती। ये स्वीकार नहीं हुआ हो तो लौट करके अध्ययन पे आना पड़ेगा, चर्चाओं पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्वीकृत हो गया है तो हम आपको देखेंगे तो शरीर के रूप में देखेंगे कि जीवन के रूप में देखेंगे, ये तो हमारा निर्णय है। जीवन में भी आपकी इच्छा विचार आशा में जो कभी कभी उल्टा पुल्टा भी चलता रहता है, उसको देखेंगे प्रधानता से, या मूल में जो आपकी शुभ की प्यास है उसको देखेंगे प्रधानता से। ठीक, ये तो हमारा निर्णय है। और अगर हम कचरे पर ही ध्यान बना के रखेंगे, उसी को ग्रहण करने का काम करते रहेंगे, उसी के आधार पर जीने को सोचेंगे, ठीक, तो ज़िंदगी से बदबू नहीं आएगी तो क्या आएगी, क्या आएगी। 50-60 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक आदमी की कमियों को अगर मैं देखता रहूँ, उसका हिसाब लगाता रहूँ, ठीक, उसके आधार पर ही अपने व्यवहार को आपके साथ तय करूँ, झगड़े में नहीं अंत होगा तो कहाँ होगा।
कहाँ होगा। वो काम तो ऐसा है कि घूम घूम करके सब जगह से जो है ना कचरे को इकट्ठा करके अपने घर में ला के रख लेने जैसा है। कि नहीं? तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कपड़ा हमको दिखाई नहीं देता, आपका रंग रूप बाल चेहरा हमको दिखाई नहीं देता, या आप किस व्यवहार भाव से प्रस्तुत हो रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ये तीनों दिखने के पहले हमको वो मूलभूत सच्चाई दिखती है कि आप मूलतः एक मानव हैं, सुखी होना चाहते हैं, हमको सुखी करना चाहते हैं। ये बात कॉन्स्टेंटली हमको दिखती रहे, इसके प्रति हमारा होश बना रहे, इसको कह रहे हैं स्मरण में रखना। तो और ये सारा ऑब्जर्वेशन का वस्तु है, इसके लिए एक शब्द बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी ऑब्जर्वेशन में। जैसे मैं आपके कपड़े को देखता हूँ, इसको देखने के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक, आप हमको देख रहे, हमारा कपड़ा देखने के लिए, हमारा रंग रूप देखने के लिए आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, भाषा की कहीं ज़रूरत नहीं है। भाषा की ज़रूरत तो तब है जब आपको दूसरे को बताना हो कि ये सफ़ेद कुर्ता है। आपको देखने तक तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्या करेंगे भाषा का। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, अगर हम अपने भाव को, विचार को, चयन को ठीक रखना चाहते हैं तो समझ की जगह पर ये फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है कि हम जब आदमी को देख रहे हैं तो उसका कपड़ा, उसका रंग रूप, उसका भाव, विचार, व्यवहार क्या है, ये सब को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इस फंडामेंटल सच्चाई को देखेंगे कि मूलतः मानव है, मेरे जैसा है, खुद सुखी होना चाहता है, हमको भी सुखी करना चाहता है। ये बात स्वीकार नहीं है, लौट के तर्क और अध्ययन में आना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बात हमको स्वीकार हो गई है कि ये एक सच्चाई है, तो हम सीधा जब आपको देखते हैं तो हम पहली चीज़ ये देखते हैं। और इसको देखने के लिए ना आपका कोई व्यवहार देखने की ज़रूरत है, ना आपसे कुछ पूछने की ज़रूरत है, ना हमको किसी उलझन में जाने की ज़रूरत है। हमको सीधा सीधा वो बात दिखता रहता है किसी के लिए भी। हमको ना आपका गांव जानने का ज़रूरत है, ना आपका पता जानने का ज़रूरत है, ना आपका नाम जानने का ज़रूरत है। ठीक है, आपको देखते ही हमको पहला पहचान ये बनता है कि मानव है। ठीक, हमको पहला पहचान ये बनने की ज़रूरत है कि मूल में अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। ये मैं एक और फॉर्मुलेशन कह रहा हूँ सहअस्तित्व के अलावा। सहअस्तित्व वाली जगह से भी ये सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, क्योंकि सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन अगर वहाँ से कनेक्ट करना हो ना, तो वो ऐसे दिखता है कि सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन हर मानव में शुभ की चाहना के रूप में बना हुआ है। अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने के आधार पर ही आत्मा हमेशा मध्यस्थ क्रिया के रूप में बनी हुई है। तो आत्मा की मध्यस्थता, जीवन में शुभ की चाहना, यह वस्तुतः सहअस्तित्व का प्रतिबिंबन है किसी एक जीवन में। सहअस्तित्व का एक्सप्रेशन है ये। मैं तो इसको सहअस्तित्व से एक बार जोड़ लिया, तब सहअस्तित्व शब्द के स्मरण में आते ही ये सारी बात हमारे सामने आके खड़ी हो जाती। कोई भाषा के रूप में इस पूरे को फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने भाषा के रूप में ये सारी चीज़ों को फैला करके सहअस्तित्व से जोड़ लिया, तो उस सहअस्तित्व के स्मृति में आते ही ये सारी चीज़ें एक साथ उभर के आ जाती हैं। ये ऐसे ही है जैसे सामने से कोई आदमी गुजरा, नहीं पहचान में आता है हमको कौन गुजरा। जैसे ही चेहरा पहचान में आ जाए कि अच्युत जी हैं, अच्युत जी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें एक साथ उभर के आ जाती हैं सामने। ठीक है, एक साथ आ जाती हैं। तो ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये पैटर्न पर जीवन चल ही रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि जिस पैटर्न पर जीवन चल रहा है ना, उस पैटर्न को किसी निश्चित सच्चाई को समझने, जीने के अर्थ में जोड़ देना चाह रहे हैं। और जो काम एक लेवल पर अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली चल रहा है, उसको हम कॉन्शियसली कर लेना चाह रहे हैं। इतना ही अभ्यास है जी।
इतना ही अभ्यास। तो यहाँ से देखेंगे ना, तो किसी निश्चित सच्चाई के प्रति सजगता अभ्यास की पहली जगह है, पहली जगह है। और इस सच्चाई के प्रति सजग होने के लिए आपसे न हमको कुछ पूछने की ज़रूरत है, न आपके बारे में कुछ विशेष जानने की ज़रूरत है। हमने अगर मनुष्य को ठीक ठीक समझा है तो आपको देखते ही वो सच्चाई मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। जैसे अभी अच्युत जी पहचानते ही उनसे जुड़ा हुआ सारा कुछ उठ के खड़ा हो जाता है, ऐसे मानव हूँ ये मानव है, इतना ध्यान में आते ही वो सारी सच्चाई उठ करके खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उस निश्चित वास्तविकता के किसी इंडिकेटर का अपने स्मृति में होना, अपने स्मृति में होना। ये पकड़ में आता? इसको जितना पकड़ लेंगे और जितना इसको अपने में उतारने के काम को कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी सारी समस्याओं से आप एक साथ बाहर हो जाएंगे। ये जितनी समस्याएं अभी आपको दिखाई देती है ना, ये सब बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें हैं। मैं उसको सॉल्व करने पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सीधा रूट लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ कि एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे ना तो वो सारी चीज़ें अपने आप बाहर हो जाएंगी। मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें, ठीक है। मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ कि दूसरा अपमान करे तो क्या करें, ठीक है। करेंगे उस पर भी बात, लेकिन ये बात पकड़ना ज़रूरी है कि जिस समय दूसरा हमको अपमान कर रहा है, मूल में उस समय भी वो हमारा शुभ चाहता है, ये बात हम देख सकें। चाहता है कि नहीं, इस पर सवाल उठाइएगा तो हम अध्ययन के सत्र में आएंगे, आपसे तर्क करेंगे, ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, थोड़ी देर में उसको तय कर लेंगे। अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपके लिए सेटल हो गया है तो हम आगे बढ़ गए, ठीक है कि नहीं? ये बात सही है, इसको पलट के देखना चाहिए। जहाँ जहाँ भी वो सेटल नहीं हुआ है ना, लौट के उसको सेटल करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ इस बात को कि सेटल नहीं हुआ है लेकिन उससे जुड़े जितने सवाल होंगे मैं फिर उन सवालों को ही रिस्पॉन्ड करूँगा। बट कम से कम सूचना के रूप में तो आपको दर्शन से ये बात मिल ही गई होगी ना कि आदमी मूलतः शुभ चाहता है, ठीक है। बड़े बड़े अक्षरों में जीवन विद्या परिचय में लिखा हुआ है आदमी 51% से अधिक सही है। वो 51% से अधिक सही का मतलब ज़्यादा हिस्सा सही के पक्ष में है, ठीक। तो अगर आपका ज़्यादा हिस्सा सही के पक्ष में है तो मैं किसको देख के आपके साथ आचरण करूं, जो ज़्यादा वाला है कि जो कम वाला है? नेचुरल क्या बनता है, आप ही बताइए ना। नेचुरल क्या बनता है? तो ये जो मूलभूत सच्चाई है ना, उस पर जितने उसके वो हैं उसको सॉल्व करेंगे हम धीरे धीरे। पर ये पकड़ना, करेंगे उस पर हम आएंगे, पर ये पकड़ना ज़रूरी है कि ये सच्चाई अगर हमारी स्मृति में बना रहे, जिस क्षण आप हमारा विरोध कर रहे हैं, जिस क्षण आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आप बच्चे को कुछ कहते हो बात नहीं सुनता, ठीक, उस क्षण भी हमको ये बात दिखती रहे कि ये बच्चा मूलतः अपना शुभ चाहता है, हमारे शुभ चाहता है, और मूल में तो संबंध का भाव है ही एक दूसरे के लिए, ठीक, तो आपको गुस्सा आएगा कि स्नेह आएगा। आप देखिए इसको प्रैक्टिस करके। गुस्सा का भाव आने के लिए, विरोध का भाव आने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई समस्या को हम आधार बनाते हैं। आप देखिए ना, ये गुस्सा, ये विरोध, ये घृणा, ये चीर कहाँ से पैदा होती है? कोई ना कोई उसके मूल में एक मान्यता खड़ी होती है, ठीक, वो ऑपरेट हो जाती है तो हमारे अंदर वो सब शुरू हो जाता है। वो जो मान्यता ऑपरेट हो रही है उसी की जगह पर मूलभूत सच्चाई को प्रयासपूर्वक रखने की बात है।
तो हमको अगर सहस्तित्व वाला हम अभ्यास करते ना, तो हमको तो कोई भी आदमी दिखाई देता ना, ठीक है, तो हम पहली चीज़ उसके बिना कुछ बोले भी, बिना कोई बात किए भी, ठीक है, हमको पहली चीज़ ये दिखाई देती है कि संपृक्तता है, उसके आधार पर हमारा संबंध है, उस संबंध में मेरी एक निश्चित भागीदारी है, ठीक है। तो हम पहले से ही तैयार हैं उस निश्चित भागीदारी को पूरा करने के लिए। आप संबंध देखो तो ठीक, आप संबंध को ना देखो तो ठीक, ठीक है। आप हमारे साथ संबंध को देख करके स्नेहपूर्वक जियो तो ठीक, ना देखो तो भी ठीक, क्योंकि मेरे व्यवहार का आधार अब आपका व्यवहार नहीं है। आज की जो सबसे बड़ी कठिनाई है ना हम अच्छे से अच्छे लोगों की भी, वो ये है कि हम जब दूसरे के साथ व्यवहार को तय करने जाते हैं ना, तो जो नीचे के स्तर के लोग हैं वो तो कपड़े को देख के ही बहुत सारा व्यवहार तय कर लेते हैं, आपके साथ क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। शरीर को, रंग रूप को देख करके तय कर लेते हैं क्या व्यवहार करना क्या नहीं करना। लेकिन जो सिंसियर और सेंसिटिव लोग भी हैं ना, वो भी दूसरे के व्यवहार को देख के तय करते हैं कि क्या व्यवहार करना, ठीक है। हम जो अच्छे सिंसियर सेंसिटिव लोग भी हैं ना, ये भी दूसरे के व्यवहार को देख करके तय करते हैं कि हमको क्या व्यवहार करना। तो जब तक आपका ठीक व्यवहार हमको दिखाई देता है, हमारे अनुकूल व्यवहार दिखाई देता है, या एक लिमिट के अंदर व्यवहार दिखाई देता है, तब तक तो हम ठीक व्यवहार करते हैं। जैसे ही आपका व्यवहार उस लिमिट से बाहर हो जाता है, हम भी अपना आपा खो देते हैं। यही तो सारा व्यवहार का प्रॉब्लम, और कहाँ खड़ा है जी? इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है पूरे व्यवहार में? देखिए ना पलट के। हम अपने व्यवहार का आधार आपके व्यवहार को बना रखें, तो आपके व्यवहार में जैसे ही ऊपर नीचे होता है, मेरे व्यवहार में भी ऊपर नीचे शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे व्यवहार का आधार ही हम बाहर की चीज़ों को बना रखे हैं जो खुद ही हिल रहा है, ठीक है, फाउंडेशन ही हमारा हिल रहा है, जिस आधार पर हम अपने व्यवहार को तय कर रहे हैं वही अगर हिल रहा है, तो हमारा व्यवहार स्थिर कैसे होगा? संभव ही कैसे है, बताइए ना। शिफ्ट क्या है? शिफ्ट एकदम सिंपल है कि किसी निश्चित सच्चाई को देखने के आधार पर हम अपने व्यवहार को तय करते हैं, न कि आपके व्यवहार के आधार पर। वो निश्चित सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि आदमी मूलतः 51% से अधिक सही है, शुभ के अर्थ में ही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। हम लोग जीवन विद्या के परिचय शिविरों में विश्वास पर बात करते समय इसको बहुत डिटेल में बात करते भी हैं कि मूल में मनुष्य की प्रकृति क्या है, ठीक है। दीदी ने कहा कि वो सेटल नहीं हुआ है, तो सेटल नहीं हुआ है तो एक एक ऑब्जर्वेशन को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। जिसको भी इस पे शंका होती है ना, अपने अंदर पलट के देखना चाहिए कि मेरी मूल प्रवृत्ति क्या है, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल प्रश्न अपने से पूछ करके देखिए कि आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है, सुखी होने और सुखी करने की, या परेशान होने और परेशान करने की। कोई भी आप बताओ, क्या नाम है आपका? आर्या। क्या लगता है आपको, आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है, सुखी होने और सुखी करने की, या परेशान होने और परेशान करने की? दोनों। कब आपको परेशान होना अच्छा लगता है? अभी बात करते हैं। परेशान होने के बाद सुखी होना और सुखी करना। अच्छा, हाँ, ये दोनों अच्छा लगता है। हाँ, ये ठीक है। इतना सरल उत्तर है। मुझे पता भी नहीं कि तुमने कितने शिविर किए हैं, नहीं किए हैं। मुझे सबसे नए तुम ही दिखाई दिए, तुम्हारा चेहरा, तो मैंने सोचा तुम ही से पूछ के देखूं। किसी से भी पूछ लीजिए, अपने बारे में किसी को शंका नहीं है, ठीक है। मैं अभी बिजनौर में ही बताया ना, हेल्थ के कैंप में, मैं तो पहले दूसरे दिन ये सवाल पूछ के देख लेता हूँ लोगों से। हाँ, नहीं, वो तो कह दिया ना, दोनों स्वीकार है, सुखी होना और सुखी करना।
वो तो कह दिया उसने शुरू में ही, तब क्या पूछना। आप पलट के अपने लिए देखेंगे ना, कभी आपको शंका नहीं दिखाई देगी। ठीक है, दूसरे के लिए ये सारी शंका इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हम दूसरे को बाहर से देखते हैं। ठीक है, अगर अपने को देखते हैं ना, तो ये जो उत्तर उसने दिया कि मैं सुखी होना चाहती हूँ और सुखी करना चाहती हूँ, ये अपने आचरण को देख के नहीं दे रही है, अपनी मूल प्रवृत्ति को देख के दे रही है। अगर आचरण को देख के उत्तर देगी तो यही कहेगी कि मैं कभी सुखी होती हूँ, कभी दुखी होती हूँ, घर वालों को भी कभी सुखी करती हूँ, कभी दुखी करती हूँ, यही उत्तर देगी, यही उत्तर देगी। दूसरे को जब हम देखते हैं ना, तो उसके आचरण को देखने के आधार पर उसकी मूल प्रवृत्ति के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। अपने को जब हम देखते हैं ना, तो हमारे पास ये एसेस है कि हम अपनी मूल प्रवृत्ति को सीधा देख सकते हैं। आपकी मूल प्रवृत्ति को मैं सीधा बाहर से नहीं देख सकता, इसलिए आपके आचरण को देख के, आपके व्यवहार को देख के, आपके करने को देख करके मैं आपकी मूल प्रवृत्ति के बारे में एक अनुमान करता हूँ। ठीक है, अनुमान करता हूँ। लेकिन अपने को जब हम देखते हैं ना, तो अपनी मूल प्रवृत्ति सीधी सीधी दिखाई देती है, जिसका आचरण से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस मूल प्रवृत्ति को देखने के आधार पर आदमी के पास अपनी हर गलतियों का जस्टिफिकेशन है, एक कारण है कि ये बाध्यता थी, ये मजबूरी थी, ये परिस्थिति थी जिसके कारण हमको ऐसा गलत करना पड़ा। क्योंकि मूल प्रवृत्ति को सेंटर में रख के अब हम आचरण को देख रहे हैं। दूसरे को जब हम देखते हैं बाहर से ना, तो उसके आचरण को देखने के आधार पर उसकी मूल प्रवृत्ति का एक अनुमान करते हैं। ठीक है ना। अपने से जितनी बार भी पूछेंगे कि हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है, सुखी होने की या दुखी होने की, सुखी रहते हुए दूसरे को सुखी करने की या दूसरे को परेशान करने की, उत्तर एकदम साफ मिलेगा, उत्तर एकदम साफ मिलेगा कि मूल प्रवृत्ति तो हमारी बहुत क्लियर है। अगर हम अपने को देखते हैं तो अपने को देख के अगर एक बार ये पता चल गया, तो हमको ये पकड़ लेना चाहिए कि मानव की यही प्रवृत्ति है, क्योंकि मैं मानव हूँ। फिर भी भरोसा नहीं हो तो ऐसा 10, 20, 25, 50, 100 लोगों से पूछ के भी देख लेना चाहिए कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो पहली जगह पर अपने को देखने को निरीक्षण कहा है। ठीक है, परस्परता में दूसरों के साथ इसको जांच परख करके देखने को परीक्षण कहा है। तो अपने निरीक्षण से भी ये बात दिखती है कि मैं मूलतः शुभ, अपना शुभ चाहता हूँ, सर्वशुभ चाहता हूँ। आपके साथ परीक्षण करके भी ये बात दिखती है कि आप मूलतः या मानव मूलतः शुभ चाहता है, अपना भी सर्वशुभ का भी, कि नहीं। अपना सुख चाहते हैं, ये तो साफ दिखता है, पर जिस व्यक्ति के प्रति मेरा माइक तो मैं अपना सुख चाहती हूँ तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति मेरा विरोध है और उसने ऐसा, मुझे लगता है, मैं कारण उसको बता रही हूँ कि उसने मेरे साथ गलत किया, तो जब मैं उसके लिए आपकी बात को चेक करती हूँ तो मुझे लगता है मैं सुखी तब होंगी जब वो कष्ट में होगी। तो ये वाला ठीक कैसे करें? ठीक कह रहे हैं। अगला प्रश्न उसका वही बनता है जो आपने पूछा है। तो इस पर आता हूँ। मैं ये प्रश्न एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ कि कोई न कोई उठाएगा ही अभी। तो उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर अपने लिए ये बात दिख जाए कि मैं मूलतः आता हूँ उस पर, मैं मूलतः सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, तो ये मैं चाहता हूँ को जनरल स्टेटमेंट कहेंगे तो क्या बनेगा? मानव चाहता है, यही तो बनेगा जी, यही तो बनेगा।
जैसे एक गाय को आपने घास खाते देखा, दूध देते देखा, तो यहाँ की गाय जो आपको अभी रास्ते में दिखी होगी, उसको देखते भी आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि वो घास खाएगी और दूध देगी कि नहीं? पहली बार देखे होंगे उन गायों को, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि घास खाती है और दूध देती है। तो मानव के रूप में अगर अपने अध्ययन से अगर हमको ये बात समझ में आ गई कि मैं मूलतः अपना शुभ चाहता हूँ, दूसरे का शुभ चाहता हूँ, तो दूसरे को देख के भी ये बात समझ में आ जाती है कि मानव मूलतः ये चाहता है। और एक बार ये बात अगर साफ हो जाए कि मानव मूलतः ये चाहता है, तो अब आप जब भी हमारे सामने खड़े होते हैं तो मैं सबसे पहले इस सच्चाई के प्रति सजग हो जाता हूँ कि आप मूलतः अपना शुभ चाहते हैं, हमारा शुभ चाहते हैं। और इस सच्चाई के प्रति सजग होने के लिए ना आपका कपड़ा देखने की ज़रूरत है, ना आपका रंग रूप देखने की ज़रूरत है, ना आपका व्यवहार देखने की ज़रूरत है, ना आपका भाषा देखने का ज़रूरत है। कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानव को समझ लेने के आधार पर जब आप दिखते हैं तो मैं इस पहली सच्चाई को सबसे पहले देखता हूँ, और इसको देखते हुए बाकी चीज़ों को देखता हूँ। तो इसको देखते हुए जब आपका अपमान करना भी हमको दिखता है ना, तब भी हमको ये बात दिखती रहती है कि आपकी मूल प्रवृत्ति तो सम्मानपूर्वक जीने की ही है। वातावरण के दबाव से, बाध्यता से, कुसंस्कार बस आप अपमानपूर्वक जी रहे हैं, ये हमको दिखाई देता है। तो ये मूल प्रवृत्ति मानव के रूप में हमारी है कि नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन करके देखा जाए। उस पे जो दीदी ने प्रश्न पूछा है उसको मैं अभी रिस्पॉन्ड करूँगा। पर ये बात पकड़ में आती है कि अपने लिए अगर हम इस सच्चाई को देख पाए तो आपके लिए भी हम ये सच्चाई को देख सकते हैं। और इस सच्चाई को देखने के लिए अब आपके बारे में कुछ भी जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही मानव के रूप में हमको दिखाई देते हैं, ये सच्चाई हमको दिख जाती है। जैसे गाय को देखते ही ये सच्चाई हमको दिख जाती है कि वो घास खाती है, दूध देती है, ऐसे ही मानव के रूप में आपको सामने देखते ही मुझे ये सच्चाई दिख जाती है कि मूलतः आप अपना शुभ चाहते हैं, हमारा शुभ चाहते हैं। और इस सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखते हुए मैं बाकी सारी चीज़ों को सुनता हूँ। तो आपके प्रश्नों को भी मैं सुनता हूँ, तो ये सच्चाई मेरे ध्यान में बनी रहती है कि वस्तुतः आप हमारा शुभ चाहते हैं। वो बैकग्राउंड में बना हुआ है, उसके साथ सारी चर्चा है। वो बैकग्राउंड से खो नहीं गया है। वो बैकग्राउंड से खो जाएगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो बैकग्राउंड में बना हुआ है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपने पूछा ना कि जब हमारा किसी से किसी कारण से विरोध हो जाए, ठीक है, तो उस समय पर हमारा उसके प्रति भाव ठीक नहीं होता। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जितनी देर तक वो विरोध का भाव आप में बना रहता है, ठीक है, आप अपने में आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? उत्तर आप ही दे दिए। तो इससे ये पता चलता है कि विरोध आपकी खुद की मूल प्रवृत्ति नहीं है, उसमें रहते हुए आप खुद ही असहज हैं, ठीक है। तो जिस अवस्था में रहते हुए हम खुद ही असहज हों, उसको अपना स्वभाव गति कहेंगे कि आवेशित गति कहेंगे? आवेशित गति। आवेशित गति में जो दिखाई देता है उसको सच्चाई माना जाए, या स्वभाव गति में जो दिखाई देता है उसको सच्चाई माना जाए? आँख में वो तिमिर रोग बोलते हैं, वो देखते ना जब आकाश को, हिंदी में उसको तिमिर रोग कहते हैं। मोतियाबिंद की एक वैरायटी है, चंद्रमा दो दो दिखाई देते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो ऐसा ऊपर देखते ना, दो दो दिखना शुरू हो जाता है। आँख का रोग हो जाए तो आदमी दो दिखाई देगा, चांद दो दिखाई देगा। ये रोगी अवस्था में हम किसी चीज़ को देख रहे हैं उसको सच्चाई माना जाए, या स्वस्थ अवस्था में किसी चीज़ को देख रहे हैं उसको सच्चाई माना जाए। ऑब्जर्वेशन कठिन नहीं है, हमारा काम तो कुछ सवाल भर पूछना है जी। ठीक है, ये जो देखना है ना, ठीक है, इसको जितना अच्छे से अपने में देखेंगे उतना उत्तर साफ मिलेगा, साफ मिलेगा। थोड़ी देर के लिए भी हमारे अंदर अपमान आता है, विरोध आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम अपने में एक आवेशित गति में, असहज गति में हो जाते हैं। ये बात सही है कि उस समय हम में से बहुत सारे लोग दूसरों का बुरा कर भी देते हैं, बुरा चाहते भी हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते ही हैं, ठीक है। पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि वो क्या है, तो वो अपने आवेश को ठंडा करने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं, ठीक है। अपने आवेश को, जो हमारे अंदर पैदा हो गया है ना, वो जो आग लग गई है अपनी ना, उस आग को बुझाने का उपाय लगता है हमको ये, ठीक, उपाय लगता है। तो जैसे ही हम इस आग बुझाने की प्रक्रिया में दूसरों के साथ उलझने जाते हैं ना, तो रुक के देखना चाहिए उससे आग बुझी कि आग बढ़ गई। प्रक्रिया को देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि क्या घटित हो रहा है, घटित हो रहा है। इतना कठिन नहीं है मनुष्य को समझना और व्यवहार को समझना। कुछ मूलभूत बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चूक हम में से ज़्यादातर लोगों से ये हो रही है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर नहीं दे रहे जहाँ होना चाहिए। जो मैंने कहा ना, आपके चेहरे को मैं बहुत बारीकी से देख लूँ, आपके कपड़े को मैं बहुत बारीकी से देख लूँ, आपके भाव व्यवहार विचार को मैं बहुत बारीकी से भी देख लूँ ना, और अगर मैंने उसी को अपने व्यवहार का आधार बना रखा है, ठीक है, तो मेरा व्यवहार हमेशा हिलता रहेगा। आपका कपड़ा अनुकूल होगा तो ठीक व्यवहार, प्रतिकूल होगा तो खराब व्यवहार। आपका रंग रूप अनुकूल होगा तो ठीक व्यवहार, प्रतिकूल होगा तो खराब व्यवहार। आपका भाव विचार व्यवहार ठीक होगा तो ठीक व्यवहार, खराब होगा तो खराब व्यवहार। इतना सरल सा गणित है जी। माइक दे दीजिए। हाँ, मगर ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन जो पैदा हो, जो भाव पैदा हो, अगर इसको नहीं निकालेंगे तो हमको वो हर्ट करेगा जी। इसलिए अगर क्रोध आया तो कहीं ना कहीं निकाल देना चाहिए। तो किसी ने गाली का संशोधन किया, गाली बोल दिया तो क्रोध निकल गया। इस तरह कोई पीड़ा का भाव तो रो देना चाहिए। इसलिए जब बड़ी जो आघातजनक घटना होती है तो सब उसको रुलाने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? ठीक बात है। मैं तो सवाल पूछने का अभ्यस्त आदमी हूँ, सवाल ही पूछूंगा आपसे। तो मैं तो पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको पीड़ा होती रहे और रोते रहें, या पीड़ा ना हो? ना हो, इसका मतलब हम पीड़ा की बात में जाना तो चाहते नहीं हैं। मूल चाहना तो हमारी यही है कि पीड़ा से बाहर की स्थिति, गुस्सा से बाहर की स्थिति कैसे बने हमारी। तो बेस लाइन तो हमारा वो है जिसके लिए हमको आपको काम करने की ज़रूरत है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये है कि एक बार उलझ ही गए तो अब क्या करें, ठीक है। पर पहले इसको पकड़ लेना ज़रूरी है कि हमारा मूल मुद्दा उलझना नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि पीड़ा होती रहे और रो रो के निकालते रहें। हम ये नहीं चाहते हैं कि गुस्सा होते रहें हम और किसी पर जाके उसको उतारते रहें। लोगों ने बहुत तरीके निकाले गुस्सा उतारने के, वो फेमस है। हमारे आईआईटी में हम लोग बार बार कहते थे कि बॉस के ऊपर अगर गुस्सा आ रहा हो ना, बहुत ज़्यादा आता है बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत सारी बातें माननी पड़ती हैं ऐसी जो ठीक नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करो, घर से बाहर निकलने के पहले उसकी एक तस्वीर रखो और 10 जूता मार के फिर ऑफिस जाओ।
गुस्सा निकालने का उपाय आपको सोचना हो तो लोगों ने बहुत सारे उस पर प्रयोग किए हैं कि कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, बट मैं तो उस पर 2 बात कहूँगा। एक ये कि हमारा मूल मुद्दा ये नहीं है कि गुस्सा आए तब क्या करें। हमारा तो मूल मुद्दा ये है कि स्नेह, प्रेम और सौहार्द के साथ हम अपने दायित्व कर्तव्य का निर्वाह कैसे कर सकें। ठीक है, ये हमारा बेस लाइन है। इसको हम स्वास्थ्य और बीमारी में भी बार बार कहते हैं। मैं गोविंदपुर में अपने हेल्थ सेंटर में बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारा मूल मुद्दा बीमारी का इलाज करना नहीं है। हमारा मूल मुद्दा तो स्वास्थ्य को समझना और उसके तरीकों को समझ करके स्वस्थ रहना है। बीमारी तो जब फंस गए तो इलाज करेंगे, इसलिए हम उसका भी उत्तर देंगे कि क्रोध आ जाए तो क्या करें। बट ये समझना चाहिए कि वो हमारे खड़े होने का मेन पिच नहीं है, वो तो एक साइड पिच है, करेंगे बात उस पर। बट हमारा फंडामेंटल जगह तो ये है कि हमारे अंदर स्नेह और प्रेम का भाव, शांति की स्थिति बनी रहे, उसके साथ हम जी सकें। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आदमी में इस मूलभूत सच्चाई को देखते रहा जाए। ठीक है, तो अपने अंदर आ जाए तो क्या करें उस पर भी आता हूँ, पर उसके पहले मैं बताता हूँ कि दूसरे के अंदर आ जाए तो क्या करें, क्योंकि रिएक्शन तो वहाँ से शुरू होता है। आपने हमको कुछ कह दिया तो हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है। मैं सबको बहुत सिंपल बात कहता हूँ कि अपने ऑब्जर्वेशन से अगर ये बात पता चल गया है कि विरोध, अपमान, घृणा, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या ये सब मेरी स्वभाव गति नहीं है, एक क्षण के लिए भी अगर मैं इनमें से किसी भी नकारात्मक भाव में होता हूँ या होती हूँ तो वो मेरी अपनी पीड़ा का, मेरे अपने दुख का कारण बनता है। और जितनी देर तक वो भाव बना रहता है मैं उसमें परेशान रहता हूँ और उससे बाहर निकलने की सोचता हूँ। ये बात अगर अपने ऑब्जर्वेशन से हमको पता चल गई है तो आप जैसे ही हमारे तरफ अपमान से प्रस्तुत होते हैं ना, तो हमको दिखाई देता है कि आपने अपने अंदर आग लगा लिया है और उसमें आप जल रहे हैं। हमको दिखाई देता है कि आपने अपने दुख के गड्ढे में कूद गए हैं और हमको खींचने के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक है, हमको दिखाई देता है कि आपने अपनी कार का एक्सीडेंट कर लिया है, अब हमारी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? एक बार ये दिखने लगता है ना कि अगला मानसिक रोग की स्थिति में है, ठीक है, आवेशित स्थिति में, अपना एक्सीडेंट कर लिया है, उस आग में खुद जल रहा है, झुलस रहा है। ठीक, तो सारे तरीके आ जाते हैं कि कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। हमसे चूक ये होती है कि हम जब अगले कोई स्थिति में देखते हैं ना, तो या तो हम होश में ही नहीं होते, तो वो मान्यता चल जाती है कि जो जैसा करेगा वैसा करेंगे, टिट फॉर टैट। ठीक है, वो मान्यता एक्टिव हो गई, हमने कर डाला जो करना था। तो हम होश में ही नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? होश में भी हैं और ये सच्चाई सामने नहीं है कि मूल में तो वो दुखी है, परेशान है। अगर हमको ऐसा लग रहा है होश में हो करके भी, अगर हमको ये लग रहा है कि देखो हमको परेशान करके ये मज़े कर रहा है, ठीक है, हमारा अपमान करके इसकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी हुई जा रही है, ये बात अगर हमको दिखाई देगी तो आपके प्रति हमारा भी विरोध आएगा, गुस्सा आएगा, झगड़ा आएगा। ठीक है, हम भी कुछ प्रतिक्रिया करने की सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमको ये दिखाई देता है कि आपने अपना एक्सीडेंट कर लिया, ठीक है, फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। हम तो किसी से भी पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे सामने वाली कार जा रही हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो, तुम ब्रेक मारोगे कि तुम भी जाके धक्का मारोगे? हैं? तुम्हारे सामने वाली कार रॉन्ग साइड से ही चला के ला रहा हो, ठीक है, तुम तो एकदम राइट साइड में जा रहे हो एप्रोप्रिएट ढंग से, तुमको दिखती है कि दूसरी कार सामने से रॉन्ग साइड से आके तुमसे टकरा रही है, तुम अपनी कार हटाओगे या तुम कहोगे नहीं हम तो राइट साइड में हम मारेंगे धक्का? एक बार भी कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वह धक्का लगेगा, चाहे उसकी गलती से लगे चाहे हमारी से लगे, कार मेरी टूटेगी, हाथ पैर मेरा टूटेगा। इतना साफ है ना। तो एक बार हमको दिखने लगता है कि आप आग जला करके मेरी ओर आ रहे हैं, आप एक्सीडेंट करके मेरी ओर आ रहे हैं, आप एक इन्फेक्शस डिजीज़ के साथ मेरी ओर आ रहे हैं, तो अब हमको तो बहुत साफ है कि हमको उसमें नहीं जाना जी।
तो हमको अपनी स्वभाव गति में बने रहते हुए रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसके उपाय को हम ढूंढेंगे, उसके उपाय को हम ढूंढेंगे। वही ढूंढना समाधान है। ये जो बार बार हम लोग समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख पढ़े होंगे ना कई बार, समाधान का मतलब यही है कि ये जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी हमारे सामने आ जाती है, उन परिस्थितियों में अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, इस उत्तर होने का नाम समाधान है। आपने गाली दिया और हमने थप्पड़ मार के चुप करा दिया, ये कोई समाधान नहीं है। क्यों समाधान नहीं है? क्योंकि मेरा अपना भाव ही बिगड़ गया और मैं दुखी हो गया उसमें। एग्जैक्टली। और मारने के पहले देखना पड़ता है अगले की हालत क्या है। तो देख लिया, पता है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि मूलभूत सच्चाई के प्रति सजगता फंडामेंटल चीज़ है। और वो दृष्टि हमारी बदल जाती है ना, तो घटना वही घट रही होती है, हमारा स्थिति बदल जाता है, हमारा रिस्पॉन्स बदल जाता है। ये दो ही चीज़ तो बदलना है जी। अपना स्थिति बदल जाए, व्यवस्था में आ जाए, हमारा रिस्पॉन्स बदल जाए, व्यवस्था में भागीदारी होने लगे। ठीक है, इतना ही तो काम है। तो घटना को देखने की दृष्टि बदलने के साथ ही हमारा ये दोनों काम शुरू हो जाता है, दोनों काम शुरू हो जाता है। ये दूसरा उपाय भी मैं इसलिए बता दिया कि हमारे अंदर आवेश दूसरे को देख के आ जाता है, तो उसका क्या उपाय करें। अब तीसरी बात है कि ये सब के साथ आवेश आ ही गया तो क्या करें। ठीक, आ ही गया तो क्या करें। मैं सबको एक बात कहता हूँ कि आप दूसरे पे गुस्सा कर ही लेते हैं, क्रोध कर ही लेते हैं, चीख ही लेते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? ये गुस्सा, क्रोध, चीखना, ये उद्देश्य है, या अगला आपके साथ ठीक आचरण से जीने लगे, ये उद्देश्य है? मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रहा हूँ, मैं तो उत्तर भी नहीं दे रहा हूँ एक भी। ठीक, तो उद्देश्य तो पता चल गया। ठीक जी, एक मिनट दीजिए हमको। माला तो हम आप ही के गले में रखेंगे जी। पता है क्यों? क्योंकि आदमी को समझने के आधार पर मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि आदमी सच्चाई को देख सकता है कि नहीं। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि मनुष्य सच्चाई को देख सकता है। ज़रूरत है कुछ सटीक ध्यानाकर्षण की। हमको इस बात पर भ्रम नहीं है कि मैं सच्चाई देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। आप तो इतने गड्ढे में गिरे हुए हैं कि इसको समझाया ही नहीं जा सकता। हमको बहुत बार लोगों के लिए ये बात लगती है, जहाँ पे भी वो लगेगा वहाँ से गुस्सा शुरू हो जाएगा। ये फंडामेंटल सच्चाई अगर हमको समझ में आ गया है कि आदमी मूलतः सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, तो फिर मेरा काम क्या है जी? मेरा काम तो सिर्फ सही पर ध्यान आकर्षण करा देना है। इस कमरे में एसी लगा हुआ है, हम चाहते हैं आपका ध्यान जाए, तो हमको ना एसी बनाना है, ना हमको सिर पीटना है। हमको तो सिर्फ आपका ध्यान दिला देना है, उंगली से इशारा करके उस तरफ आप देख लेंगे, बात खत्म हो गई। तो हम तो सारे शब्दों और तर्कों का प्रयोग सिर्फ उस इशारा करने के लिए कर रहे हैं कि भाई एक बार मुड़ के अपनी तरफ देख तो लो, सच्चाई दिख जाएगी, बात खत्म हो गई। वो भरोसा, ये जो मैं स्मृति का यहाँ पे भी उदाहरण दूंगा कि ये बात मेरी स्मृति में बनी हुई है कि आप मूलतः शुभ चाहते हैं, सच्चाई को समझना चाहते हैं। ठीक है, इस बात के स्मृति में बने रहने के आधार पर मैं बहुत आसानी से सवाल पूछ के उत्तर को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तर तो ठीक आएगा ही। अपना समय हो गया है दीदी, पर आपका प्रश्न मैं सुन के रिस्पॉन्ड कर देता हूँ फिर। भैया जितने भी उपाय आपने बताए उसमें मुझे ये समझ आया कि जो अवेयरनेस और होश है हर क्षण वो बना जब तक नहीं रहेगा, ये सब कुछ भी नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मेरे बनते हैं कि जैसे पुरानी जो मान्यता हमने इतनी गहरी बना रखी है, प्रैक्टिस जो हमने कर रखी, जब भी हम किसी को मिलते हैं सबसे पहले
उसकी रूप रंग कद आकृति इन सब पे हमारा ध्यान जाता ही है ना, नहीं चाह करके भी पहले तो उसी पे ही जाना, उसका गुण स्वभाव धर्म व्यवहार और वो जो मूलभूत वास्तविकताएं आप बोल रहे हैं ये तो आता ही नहीं है दिमाग में ना। तो जितना मैं समझ पाई आप मुझे उसको करेक्ट करिएगा कि तो कॉन्शियसली हमको क्या करना है, जो विचार मेरे में आए, जैसे मैंने उसके कपड़े देखे, उसकी एक्सेसरी, उसका रूप रंग जो भी देखा, तो उस समय मेरी सजगता बनी रहेगी, तभी मैं ये कर पाऊंगी कि ये सारे विचार मुझे हटाने हैं और वो जो वास्तविकता है कि मानव है और व्यापक में समृद्धता है, ये सारे विचार मुझे वहां पे इम्प्लेंट करने, मतलब लाइक उसमें उसको हटा करके जो मैं ऊपर ऊपर का देख रही हूँ उसको हटा करके मुझे ये सारी वास्तविकताओं पे अपने दिमाग को, मतलब अपने ध्यान को लाना है ना, ऐसा आप कह रहे हैं ना? जी, जो आप कह रहे हैं मैं अभी उसको स्वीकारता हूँ। जो थोड़ी बहुत बातें और कहनी है मैं उसको कहूँगा आगे। अभी तो मैं एकदम छोटा बात कह रहा हूँ कि एक बार हमको अगर आदमी के लिए ये बात समझ में आ गया कि मानव मूलतः अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, इस बात को देखने के आधार पर मेरे अंदर स्नेह का भाव बना रहता है, तो इस सच्चाई के ऑब्जर्वेशन को अपने लिए मुख्य मुद्दा बनाया जाए। ठीक है, मुख्य मुद्दा बनाया जाए। कैसे बनाएंगे मुद्दा? एकदम सिंपल है। अभी आप बैठे हुए हैं ना, यहीं से इस प्रयोग को शुरू कर लेते हैं। आप उठने के पहले ये निर्णय करके उठिए कि मैं जिस आदमी को भी अभी देखूंगा, अभी आप देखेंगे दिखना शुरू होगा ही ना, यहाँ से निकलेंगे तो भी आदमी दिखेगा, नज़र मोड़ेंगे तो भी दिखेगा। आप उठने के पहले, आपका मतलब मैं सभी के लिए ये बात को कह रहा हूँ कि उठने के पहले हम इस बात को तय करके रखें कि जिस व्यक्ति पर भी नज़र डालेंगे हम पहली चीज़ ये देखेंगे, जिस व्यक्ति पर भी हमारी नज़र पड़ेगी उस व्यक्ति में पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि मूलतः मानव है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। और ये जो इतना शब्द मैंने कहा ना, देखने के लिए कोई इतना शब्द दोहराने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरा दिख जाता है अपने में। अगर ये जुड़ गया है आपको ना, मानव मूलतः अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। ठीक है, 4 बातें हमने कही ना। जिस व्यक्ति पर भी मेरी नज़र पड़ेगी मैं सबसे पहले ये देखने का काम करूँगा। ठीक है, छोटा सा प्रयोग और करिए, दूसरों से बात मत करिए। आधे घंटे का ब्रेक है ना, आधे घंटे नहीं, अभी तो 2.5-3 घंटे का ब्रेक है। बढ़िया प्रयोग करके देखिए। दूसरे किसी से तब तक बात नहीं करिए जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक, जो भी व्यक्ति सामने से गुजर रहा हो, गुजरता है तो उसका रंग रूप कपड़ा आपको दिखता ही होगा बिना बात किए भी। ये सब देखने के बदले, या ये सब दिखे तो दिखता रहे, आप होशपूर्वक इस बात को देखिए कि मूलतः मेरे जैसा मानव है। ठीक, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। इस ऑब्जर्वेशन को जो आदमी आपके सामने से गुजर रहा है ना, उस सब के लिए करते जाइए। किसी से बात करने भी जा रहे हैं ना, जैसे मुझे वंदन से बात करनी है, जाना है, पहले इस सच्चाई को देख लें फिर बात करने जाए। ठीक, भैया बहुत बार मैं ये निर्णय भी लेती हूँ कि ये ABCD ये पर्सन है और ये पर्टिकुलर ये पर्सन तो देखो ऐसी बातें करेंगे जो मुझे गुस्सा आने वाला है, तो मैं बहुत बार निर्णय भी लेती हूँ और मैं बहुत बार उस पर टिकी भी रहती हूँ। लेकिन 1 मिनट के लिए रोकूंगा। ये जो आपने यहीं से शुरू किया ना कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जो बकवास ही करेगा ये यहीं पे आपने जड़ उखाड़ के हटा दिया उस मूलभूत सिद्धांत का। क्योंकि भैया होता है ना ऐसा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात पकड़नी पड़ेगी कि आपने जड़ उखाड़ के हटा दिया है उस मूलभूत सिद्धांत का। तो भी होता ही है। इसको रिस्पॉन्ड करूँगा ब्रेक के बाद आराम से। पर उसके पहले मैं ये बात कह दूँ कि देखिए यहाँ जो 50-60 लोग हैं ना भी, हम इसके लिए इस प्रैक्टिस को करके देखा जाए। 2 बात कह रहा हूँ मैं। एक तो ये कि उठते के साथ ही, ठीक है, यानी उठने के पहले से हम इस मानस से उठें कि जिस व्यक्ति पर भी नज़र पड़ेगी हम उसमें यही चीज़ देखेंगे। ठीक, बात न्यूनतम करें। ठीक, क्योंकि बात करेंगे तो ये देखने में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अभ्यास नहीं है अभी हमारा। ठीक, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर बात करना ही हो तो उसके पहले तो निश्चित रूप से इस बात को स्मृति में रख के बात करने जाएं और ये देखें कि बात करते हुए कितनी देर तक ये स्मृति में बना रहा।
ठीक, प्रयोग करके देखिए, समझ में आ गया या किसी को मुझे रिपीट करना है? क्या करना है ये समझ में आ गया? एक डाउट और है, ये सारी बातें तभी सकेगी जब होश सदा रहेगा, लेकिन ये होश बना रखने के लिए क्या करें? कुछ नहीं, आप ये सिंपल होश खड़ा है निर्णय पे, आप ये निर्णय लेकर के, और उपाय भी बताऊंगा, बट अभी तो इतना ही कह रहा हूँ कि आप ये निर्णय लेकर के उठिए कि मुझे अगले 3 घंटे तक 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इसी काम को प्रमुखता से करना है, दूसरा और कोई काम मेरी प्रायोरिटी में अभी नहीं है। बस एक निर्णय और कुछ नहीं। ये चीज विचार लेवल पे चलता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब दूसरा शुभ चाहता है, मेरा भी शुभ चाहता है, ये विचार लेवल पे रिपीट करना है कि भाव रूप में उसको स्थिर करना है? इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, भाषा में भी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ है सीधा। जैसे आपका कपड़ा हमको लाल दिखाई दे रहा है ना, ऐसा मानव मूलतः शुभ चाहता है, ये हमको दिखता रहता है, इसको भाषा में भी दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सपोर्ट चाहिए भाषा का तो ले लीजिए, मैं उसको मना भी नहीं करूँगा, जिसको सपोर्ट लगता हो भाषा का लेने की वो ले ले, पर ये मुद्दा भाषा का है ही नहीं। मैं पूर्वी दी को देखता हूँ, ठीक, तो ये भाषा दोहराने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। हमको देखते ही वो दिखाई देता कि अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, मानव है, सही समझना चाहता, सही जीना चाहता। ये ऐसे ही है कि गाय को आप देखते हैं तो आपको गाय पहचान में आता है, भाषा तो आप गाय बाद में देते हैं। आप देखिए ना, वस्तु जब सामने होती है तो वस्तु आप पहले देखते हैं, वस्तु को पहचानने के आधार पर आप नाम और शब्द देते हैं। उल्टा प्रक्रिया तो तब तक चाहिए होता है जब तक वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तब हम शब्द से अर्थ में जाने का काम करते हैं। लेकिन अर्थ दिखना जब शुरू हो जाता है तब तो अर्थ के पीछे शब्द चलता है, ना कि शब्द के पीछे अर्थ चलता है। जी भैया जी, अभी आप जो बोले बहुत बढ़िया अभ्यास नजर आया, बहुत आवश्यक है। भूल स्टेप आधा करने के लिए समय दे पाई हूँ। तो मैं भी, जैसे आपने कहा कि अभी से जो नेक्स्ट सेशन होगा और जो गैप है उसमें इस अभ्यास को करें, ऐसा आपने बताया है। तो मैंने अपने आप में इस चीज को देखा, मेरे लिए तो देखना है, अपने आप में देखना है। तो व्यक्ति के लिए जो सामने की 2-4 एक आएंगे वो तो निश्चित ही निर्णय जब बन गया है तो दिखना ही है, ये भी देख रही हूँ। लेकिन जब कल्पना में भी हम, जैसे बेटी से बात करना है, बहन आ रही है, तो मैंने अभी देखा है कि पहले यही आ रहा है। तो ये भी एक अभ्यास ही है, क्योंकि कुछ सिर्फ आदमी तो इमीडिएटली दिखेंगे ना हमें एक वास्तविकता के साथ, लेकिन हम कल्पना में भी तो किसी न किसी के साथ बने ही रहते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ भी अगर ये काम होता रहेगा तो ये और अच्छे से आदत मजबूत होता रहेगा। एग्जैक्टली, मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि अगला मुद्दा यही होता है कि जिस आदमी की भी स्मृति हमारे अंदर उठती है, सामान्य भाषा में जिसको अभी स्मृति कहते हैं, कि जिस आदमी का भी स्मरण हमारे अंदर उठता है उसमें सबसे पहले ये सच्चाई हमको उसके बारे में दिखे। अभी भी क्या होता है, देखिए, आपको श्याम याद आता है तो श्याम से जुड़ी 200 बातें याद आती होंगी ना। आपको घर में पति पत्नी भाई बहन कोई याद आता है तो उससे जुड़ी हुई 200 बातें याद आती होगी ना, ठीक। अभ्यास इसी चीज़ का है कि वो जो स्मृति में आता है तो पहले मानव है, शुभ चाहता है, अपना हमारा सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, इतना बेस दिख जाए, उसके साथ और बातें दिखे। बाकी बातों को देखने में हम अभ्यस्त हैं, इसलिए वो ऐसा उठ जाता है। इसको देखने का अभी हमको अभ्यास करना है, इसलिए थोड़ा मेहनत है जी। एक बार थोड़ा मेहनत इसको कर लेंगे तो ये भी उतनी ही सहजता से उठेगा, बल्कि ये तो ज़्यादा सहज होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व के तहत सच्चाई है ये। वहाँ तो बहुत सारा आरोपण है, बहुत सारी मान्यताएं हैं, देश काल परिस्थिति के साथ बदलने वाली बात है। ये तो एक एग्जिस्टेंशियल सच्चाई है जो कंटिन्यूटी में बना रहता है। तो इस अभ्यास को करके देखा जाए। अभ्यास क्लियर हो गया ना, क्या करना है? लौट के हम इस पर बात करेंगे। हाँ दीदी बताओ। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देखना ऐसा तो नहीं है कि कोई फिजिकल थिंग है और देख रहे, तो मतलब इंद्रिय से तो नहीं देखने वाला, आँख से? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसी को पहले रिस्पॉन्ड करूँगा। अपना गुस्सा भी फिजिकल नहीं दिखता है, ठीक है। आप कोई आईने में देख के अपना चेहरा नहीं देखते हैं बिगड़ गया और फिर कहते हैं मैं गुस्से में हूँ, ठीक। आप सुखी होना चाहते हैं, ये भी जो आपने उत्तर दिया ये कोई फिजिकल देख के नहीं दिया,
ठीक है, आप दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, ये भी जो उत्तर आपने दिया ये कोई फिजिकल देख के नहीं दिया। इसलिए निश्चित रूप से ये जो सारा देखना है इसमें फिजिकल तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। फिजिकल मुद्दा तो रूप और कुछ हद तक गुण तक सीमित है। हम तो बात ही सारी स्वभाव या उसके ऊपर से शुरू कर रहे। तो मतलब ये दृष्टा भाव से दिखना ऐसे नहीं। अभी मैं किसी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे अपने लिए ये बात देख पाए कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, अपने लिए ये बात देख पाए ना, वैसे अगले के लिए भी देख पाए कि ये वस्तुतः सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है। मेरे जैसा मानव है, सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। ये भाषा जितना भी दीजिए, धीरे धीरे अपने में देखेंगे ना तो ये सारी भाषा एक शब्द एक अर्थ के साथ जुड़ जाएगी और एक साथ वो सारा दिखेगा, एक साथ वो सारा दिखेगा। ये जितनी बात मैंने भाषा में दोहराई ना, ये सारी बात एक साथ दिखती है एक आदमी के लिए। बल्कि धीरे धीरे चल के आप 10 चीज़ें और भी इसमें जोड़ देंगे ना तो पूरा एक साथ दिखेगा। जैसे अभी सिर्फ एक सहस्तित्व शब्द के स्मृति में आते ही 200 चीज़ें जो अलग अलग हमने पहले देखी थी वो एक साथ जुड़ के दिख जाती हैं। आपने जब पहली बार परिचय शिविर किया होगा तो सहस्तित्व शब्द को सुन के आपको कुछ सेंस बना होगा। परिचय शिविर कर लेते हैं, कुछ पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, उसी एक सहस्तित्व शब्द को सुन करके अब आपको उसका बहुत व्यापक अर्थ समझ में आता है। एग्जैक्टली यही घटना यहाँ भी घटती है कि उस एक शब्द की स्मृति में आते ही वो सारे अर्थ एक साथ हमारे सामने उभर करके आते हैं और धीरे धीरे जितने अर्थ और उसमें जुड़ते चले जाएं वो सब आता चला जाएगा। माइंड का पैटर्निंग का सिस्टम ही ऐसा है। तो मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, पर अभ्यास समझ में आ गया ना। हम 4 बजे उस अभ्यास से और कुछ प्रश्न से ही बात को शुरू करेंगे, पर इस अभ्यास को करिए और माइंड इट। मैं कह रहा हूँ उठने के पहले जब आप दूसरे से बात करते हैं ना, करने के पहले उसको देखना शुरू करिए। आप ये सोचेंगे कि 2 मिनट बाद अभ्यास शुरू करेंगे, नहीं होगा। पहले क्षण में आपने कर लिया तो आगे कुछ होने की संभावना है। ठीक है जी, सभी को हमारा नमस्ते।